नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूपीएससी ईपीएफओ का जो मॉडल पेपर 6 था, उसका क्वेश्चन आपके होंगे अब 41 to 60। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी सत्याग्रह इज आर करेक्ट। तो पहले लिखा हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड इन सत्याग्रह। याद रखना कि गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह पहली बार अप्लाई किया गया था वो भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में किया गया था। रेसिज्म के लिए किया गया था। रेसिज्म मतलब जो आपका वहाँ पर देखा जाता था कि गोरे और काले में विभेद देखा जाता था, भारतीयों के साथ वहाँ पे बुरा व्यवहार किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहली आपकी क्या की थी कि पहला जो मेथड अप्लाई किया था सत्याग्रह का, जो सक्सेसफुल हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो गांधी जी द्वारा किया गया था। तो पहला तो आपका ऑप्शन सही है। फिर लिखा हुआ था, टू वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ द सत्याग्रह आर द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बिल्कुल सही है, सत्य और अहिंसा ये दो उनके हथियार थे, तो ये भी आपका सही होता है। द सत्याग्रह रेसिस्ट एबल बाय द इन्फ्लिक्टिंग द सफरिंग ऑन हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग इन द ओपोनेंट। बिल्कुल सही है। सत्याग्रह का मतलब ये था कि आप खुद को तो दुख पहुंचा सकते हैं, खुद को तो परेशानी में डाल सकते हैं, पर सामने वाले को नहीं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और इन इंडिया सत्याग्रह वॉज फर्स्ट ट्राइड बाय द गांधी जी इन द चंपारण। चंपारण आपका 1917 में आपके गए थे वो, जहाँ पे तीन कठिया प्रथा के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, आपका आंदोलन चलाया था, चंपारण सत्याग्रह चलाया था। तो ये चारों ऑप्शन आपके क्या बन जाते हैं, सही बन जाते हैं। चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, सत्याग्रह टर्म्स वाज डेवलप्ड बाय द महात्मा गांधी। द टर्म वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर द ह्यूमन राइट्स रेसलिज्म इन द साउथ अफ्रीका एंड लेटर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो पहला आपका सही हो जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रुथ, जैसे बोलते हैं सत्य, मीन्स टू लव एंड द आग्रा मीन्स द फर्मनेस, अनदर वर्ड फॉर द फोर्स। He described for the Indian national movement as satyagraha because of a force derived from the truth and the non-violence। तो सेकंड भी आपका सही होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ, he described that while pursuing the truth one must follow the patience। पेशेंस इज अनदर टर्म ऑफ द सेल्फ सफरिंग। मतलब पेशेंस मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने अंदर पेशेंस रखने पड़ेंगे। किसी भी काम के लिए आपको रुकना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से आगे प्रोसेस की जा सकती है, वो भी किस आधार पर, आपको हथियार नहीं उठाने। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, सो द डॉक्ट्राइन ऑफ द ट्रूथ मीन्स और सप्रेसिंग द एविल्स बाय द सफरिंग ऑन द वन सेल्फ, नॉट बाय द इन्फ्लेक्टिंग ऑन द अपोनेंट। नेक्स्ट लिखा, गांधी जी फर्स्ट मेजर मूवमेंट इन इंडिया वाज द चंपारण सत्याग्रह 1917। मैंने आपको बता दिया। द इश्यू इन्वॉल्व द कल्टिवेटर्स हु वर फोर्स्ड बाय द यूरोपियंस टू कल्टिवेट द इंडिगो। जो आपकी नील की खेती होती थी, तीन कठिया प्रथा बोला जाता था, मतलब हर 20 खेतों में से 3 खेत में आपको क्या करना होता था, इंडिगो का कल्टिवेशन करना होता था। ये लिखा होता था 3 आउट ऑफ द 20 ऑफ दियर होल्डिंग तीन कठिया सिस्टम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर द इंक्वायरी एंड नॉमिनेटेड द गांधी जी एज वन ऑफ इट्स मेंबर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सत्याग्रह स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होती है कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है, एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करती है, जिसके आपके मेंबर कौन रहते हैं, आपके गांधी जी भी रहते हैं। द कमीशन कंक्लूडेड दैट द तीन कटिया सिस्टम नीडेड टू बी एब्लिश्ड। और कमीशन ये फैसला लेता है कि तीन कटिया सिस्टम को हटा दिया जाए। एंड द पीजेंट शुड बी कॉम्पेंसेटेड एंड द पीजेंट शुड बी कॉम्पेंसेटेड फॉर द इलीगल इनहेसमेंट ऑफ देयर ड्यूज। In the end, after the compromise, Gandhi agreed that they refund only 25% of the money they had taken illegally from the peasant। और जो जितना भी मुआवजा होता है लगभग 25% के आसपास, वो क्या होता है, किसानों को वापस दिया जाता है। तो चौथा ऑप्शन भी आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद रेफरेंस टू द चेंजेस मेड विद द इंडियन आर्मी आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि जो आपका यहाँ पर क्या है, सही नहीं है, उसको लेना है। तो पहले लिखा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन फोर्सेस वर मर्ज्ड विद द क्राउन ट्रूप्स। बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपकी क्या थी फोर्सेस थी, वो क्राउन ट्रूप्स के साथ आपकी क्या हुई थी, मिल गई थी। तो ये पहला आपका सही होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका ब्रिटिश क्राउन क्या करता है 1857 के बाद, जब आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आता है 1857 का, तो जो आपकी क्या होती है, पावर ट्रांसफर हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, किसमें, क्राउन के पास। नेक्स्ट लिखो, द प्रोपोर्शन ऑफ द यूरोपियन टू द इंडियंस इन द आर्मी वाज रेज्ड एंड फिक्स्ड एट 1:2 इन द बंगाल आर्मी, मद्रास एंड द बॉम्बे। ये गलत है। बंगाल के लिए तो ठीक था कि आपका क्या कर देते हैं कि जो आपका यूरोपियन जो आपके सैनिक होते हैं, भारतीय सैनिकों की संख्या में उसको कितना कर देते हैं, 1:2 के अनुपात में रखते हैं। बंगाल के लिए तो यही रहता है कि बंगाल में हर दो, अगर 2 सैनिक आपके इंडियंस हैं तो एक आपका यूरोपियन होता है। पर अगर मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात करें तो वहां पे 1:4 था कि हर 4 आपके क्या होंगे, जो सैनिक होंगे, आपके भारतीय सैनिक होंगे, उनमें एक आपका क्या होगा, एक ऑफिसर होगा, या फिर आप सैनिक मान सकते हैं किसका, यूरोप का। तो यहां पर ये स्टेटमेंट मद्रास और बॉम्बे के लिए गलत है, बंगाल के लिए सही है। आगे लिखा, यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की। अब तो ये आंसर तो कौन सा बन गया, नॉट करेक्ट ना, तो यही आंसर बन गया। बाकी पढ़ लेते हैं। यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की ज्योग्राफिकल एंड द मिलिट्री पोजीशन। बिल्कुल सही है कि जो यूरोपियन ट्रूप्स थे
उनको क्या कर दिया गया था, रखा गया था ज्योग्राफिकल वे में और मिलिट्री पोजीशन में आपके ऊंचे पदों पर। द ओल्डर पॉलिसी ऑफ द एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर क्रॉप्स वर स्ट्रिक्टली मेंटेन। बिल्कुल सही है कि जो पहले की जो आपकी नीतियां थी जिसमें क्या किया जाता था कि भारतीयों को दूर रखा जाता था ऑफिसर लेवल से, वो से फॉलो किया गया था। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आंसर बनेगा जो गलत है वो कौन सा आपका, बी वाला। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ था इंडियन आर्मी वॉज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द 1858 सम चेंजेस वर मेड नेसेसरी बाय द ट्रांसफर ऑफ द पावर ड्यू टू द क्राउन। क्योंकि आपके पावर ट्रांसफर होती कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन फोर्सेज वॉज मर्ज्ड विद द क्राउन ट्रूप्स। बिल्कुल सही है, दोनों मर्ज्ड होते हैं। बट द आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज मोस्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द अनदर रिवोल्ट। ठीक है, आगे लिखा होता है रूलर्स हैड सीन that their bonnets were the only secure foundation of their rules. Several following steps were taken to the minimize, if not completely eliminate, the capacity of the Indian soldiers to revolt. The domination of the army by its European branches was carefully granted. आगे लिखा था promotion of the European to the Indians in the army was raised and fixed at 1 to 2 in the Bengal army. बिल्कुल सही है कि प्रमोशन होता है और यूरोपियंस को कितनी संख्या को बढ़ा के 1:2 में लाया जाता है भारतीयों के मुकाबले। पर वहीं अगर मद्रास की बात करें और बॉम्बे की बात करें, वो मैं गलत कर गया। ये कितना था, 2:5 था, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। ये आपका 2:5 था। ठीक है, 1:2 और 2:5 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2:5 in Madras and the Bombay armies. The European troops were kept in the key geographical and military position. The crucial branches of the army like the artillery. अब जो आर्टिलरी वगैरह होती थी, जो आपके हथियार वगैरह होते थे, उनको किसके नियंत्रण में रख दिया गया, यूरोपियंस के। एंड लेटर इन द 20th century टैंक्स एंड द आर्म्ड क्रॉप्स वर पुट एक्सक्लूसिवली इन द यूरोपियन हैंड्स। द ओल्डर पॉलिसी ऑफ द एक्सक्लूडिंग द इंडियंस फ्रॉम द ऑफिशियल कॉप्स was strictly maintained। बिल्कुल सही। टिल 1914 नो इंडियंस कुड रेस हायर देन द रैंक ऑफ द सूबेदार। याद रखना कि 1914 तक ये बना रहा कि आपको कोई भी इंडियन सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकता था। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैलेंस एंड द काउंटर पॉइस और डिवाइड एंड द रूल सो एज टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ द uniting again in the anti-British uprising. Discrimination on the basis of the caste, regions and the religion was practiced in recruitment to the army। चलो आगे चलते हैं। तो ये आपके हीरो मंगल पांडे। 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे जी का जन्म होता है। 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी में की सेना में वो शामिल होता है। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अब फरवरी 1857 कारतूस में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से हिंदू और मुस्लिम दोनों में रोष फैल जाता है, क्योंकि पता लगता है कि गाय और जो सुअर था दोनों का जो मांस था या जो चर्बी थी उसका यूज़ किया जाता था। 29 मार्च 1857 ये डेट आप याद रखना। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी थी, बगावत कर दी थी। और 8 अप्रैल शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत बोली जा सकती है किसके, मंगल पांडे की। बैरकपुर परेड ग्राउंड में उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है 8 अप्रैल 1857 को। चलिए, इंडियन स्टेट थे रिवोल्ट के टाइम पे 1857 में जिन्होंने रिवोल्ट का बोल सकते हैं कि आपका साथ दिया और किसी ने क्या किया, विरोध भी किया। जैसा अगर हम यहाँ पे देखें जो आपका ब्लैक में, बिल्कुल ब्लैक में, तो ये आपका रिबेलियन स्टेट थे, जहाँ पर क्या होता है आपका, ये बोल सकते हैं आपका बागीपन आपका निकल के आता है। ये आपका नंबर 6 और नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे। फिर आता है आपका जो डार्क ब्लू में, स्टेट लॉयल टू द ब्रिटिश विद द आर्मी इन द रिबेलियन। जो आपके डार्क ब्लू में आप इधर देखेंगे, पंजाब की तरफ देखेंगे या मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग देखेंगे, तो यहाँ पर क्या थे, ये आपके आर्मी के साथ थे, ब्रिटिश आर्मी के साथ। और जो ब्लू कलर में स्टेट एडिंग द ब्रिटिश आपके जो ब्लू में है वो भी है। फिर आता है आपका ब्राउन में, ब्रिटिश एरियाज अफेक्टेड बाय द रिबेलियन। ठीक है, जो आपके ब्राउन एरिया था, खासकर देखो जो इंडियन आपका स्टेट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 था, जो मोस्ट इफेक्टेड एरिया था वो था आपका यूपी वाला। बस आपने याद रखना है, यूपी बिहार वाला। अच्छा, ग्रीन में कौन सा न्यूट्रल स्टेट थे जिन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया, और आपका बाकी व्हाइट में कौन सा, एक्सटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A.O. Hume, Alan Octavian Hume was responsible for the successful holding for the first session of the Indian National Congress INC in 1885। बिल्कुल सही है, आपके फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं A.O. Hume, किसके, आपके INC के। तो ये बिल्कुल सही है। और इट वॉज डिसाइडेड टू स्टैब्लाइज द कांग्रेस एज अ सेफ्टी वॉल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल्स डिसकंटेंट सफरिंग एंड द व्यूज। अब एक चीज याद रखना है कि ये सेफ्टी वॉल जो आपका था, ये आपके गरम दल के जो नेता थे, जो आपके कौन से थे, बोल सकते हैं आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने सेफ्टी वॉल्व बोला था कि ये जो आपका आईएनसी में जितने भी आपके, क्योंकि आईएनसी जो थी मेनली वो पहले आपका जो चलती थी मॉडरेट से, जो पढ़े लिखे होते थे, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह हो जाते थे, तो इनके जैसे नेता थे, ये जुड़े हुए थे।
अब कहा जाता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और जैसे आपके कौन थे बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों का मानना था कि जो अंग्रेज है वो आईएनसी को एज अ सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज करे। सेफ्टी वॉल्व मतलब कि अगर इंडियंस का कोई रोष आता है, इंडियंस को अगर प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर प्रॉब्लम्स आती है तो डायरेक्ट आपका किससे नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं उलझेंगे, बल्कि गवर्नमेंट किसको आगे कर देगी, आईएनसी को आगे कर देगी, और आईएनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इंडियंस को समझाने की। तो ये आरोप लगा था मॉडरेट्स पर, आईएनसी पर, बाय द एक्सट्रीमिस्ट जो आपके लीडर्स थे। तो ये एओ ह्यूम का क्या नहीं था, आपका स्टेबलाइज माइंड नहीं था, तो आपका ये वाला गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर बनेगा ओनली ए इज करेक्ट। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है एओ ह्यूम रिटायर्ड फ्रॉम द सिविल सर्व। अब याद रखना कि आपके क्या थे, आपके एक्स सिविल सर्वेंट थे, 1882 में रिटायर होते हैं। इन 1883 ही रोट एन ओपन लेटर टू द ग्रेजुएट्स ऑफ द कलकत्ता कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलिंग अपॉन देम टू फॉर्म देयर ओन नेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट। Hence, A.O. Hume was responsible for the successful holding for the first session of the Indian National Congress (INC) in 1885। तो आपका ये सही हो जाता है। कहाँ हुआ था पहला सेशन, तो मुंबई में हुआ था, बॉम्बे उस समय बोला जाता था, पहले पुणे में होना था, पर आप जानते हैं कि उस समय क्या फैल रही थी, महामारी फैल रही थी, हैजा फैल रही थी, तो उसके कारण उसे पोस्टपोन करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था। अच्छा, आगे लिखा WC बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी। बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाता है कि आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो WC बैनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी सेज दैट द ब्रिटिश हैड सीन द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री लीडिंग टू अनदर रिबेलियन ऑन द लाइन्स ऑफ द म्यूटनी ऑफ द 1857 एंड दे विश्ड टू अवॉइड सच अ सिचुएशन। अच्छा, मिस्टेक पॉइंट क्या हो सकते हैं, देर इज नो करेक्शन मेड रिगार्डिंग द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। द थ्योरी इज नॉट अ हिस्टोरिकल बट फैक्ट बट वॉज डिनाइड एज अ कॉन्स्पायरेसी। हैंस जो आपका स्टेटमेंट भी है वो क्या नहीं हो जाता, आपका सही नहीं हो जाता। ठीक है ना, सिर्फ एक क्या था, कोई एक हिस्टोरिकल फैक्ट तो था नहीं है कि भाई ये बिल्कुल, वो तो क्या था, एक आरोप था एस्टिमेट के, तो जो आपके कौन थे, जो गर्म दल के नेता थे, उनका आरोप था कि इस तरीके से क्या कर रही है जो आपकी ब्रिटानी सरकार है वो यूज कर रही है किसका, भारतीय लोगों का। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन द 1905 विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 1905 जब आपका 1998 में आपके जब सॉरी 1898 में एंट्री होती है लॉर्ड कर्जन की, और वो 1905 तक आपके क्या रहते हैं, आपके वॉइस राय रहते हैं, या आपने याद करना। तो लिखा लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रेंज द प्रोविंशियल बाउंड्री। बिल्कुल सही है, जो आपका बंगाल पार्टीशन होता है उसमें आपको प्रोविंशियल बाउंड्री तो बना दी जाती है, तो बिल्कुल सही है, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अ न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम। बिल्कुल सही है, एक नया निकाला जाता है। एक्चुअली बंगाल में आपका आज का जो क्या है, उड़ीसा बिहार वाला रीजन आता है, और नीचे अगर चलेंगे उड़ीसा और पूरा जो बंगाल आता है, बांग्लादेश असम वाला रीजन आता था। तो था क्या कि जो ईस्ट बंगाल और आसाम में था वहाँ पे क्या था कि आपके जो मुस्लिम लोग थे वो ज़्यादा थे, ठीक है ना, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया था, अलग राज्य दे दिया गया था। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, इसके बाद आपका स्वदेशी जो मूवमेंट है वो भी आपका स्टार्ट होता है। तो ये भी आपका सही है, तो आंसर बन जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो पढ़ लेते हैं, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया फ्रॉम द 1899 टू 1905। The partition of the Bengal province came into the force during the viceroyalty on the 16th of October 1905। ये डेट आप याद रखें कि 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक तौर पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। According to the Curzon, after the partition, the two provinces would be Bengal, including the modern West Bengal, उड़ीसा एंड बिहार। इसको अलग किया गया, वेस्ट को अलग किया गया, उड़ीसा और बिहार को अलग किया गया, जबकि ईस्टर्न बंगाल और असम को अलग किया गया। तो ये आपका सही हो जाता है। अब देखो यहाँ पर लिखा है बंगाल वुड हैव अ हिंदू मेजॉरिटी and the eastern Bengal and the Assam would have the Muslim majority population. Its capital would remain the Calcutta। दोनों की कैपिटल आपकी कलकत्ता ही थी। There was the widespread political unrest in the provinces after the Curzon announcement of the partition। Many people of the Bengal regarded the partition as an insult to their motherland। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में माना जाता है कि जो आंदोलन का प्रणेता था, जो राज्य था, वो बंगाली था, जहाँ से आपका क्या हुआ था, एक बोल सकते हैं आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। स्वतंत्रता की जो लहर पैदा होती है वो कहाँ से पैदा होती है, आपकी बंगाल से ही पैदा होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राई फॉर द यूनिटी ऑफ द बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अ फेमस सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला। ये आप अगर सुनेंगे तो ये बांग्लादेश का भी क्या नेशनल एंथम भी है, विच लेटर बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ द बांग्लादेश। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज्ड दिस मूव टू सेपरेट द प्रोविंस ऑन द कम्युनल लाइन्स। उन्होंने बोला कि आपने कम्युनल हिसाब से इसे क्या बांटा है, आपने क्या क्षेत्र को धर्म के आधार पर क्या किया, बांटा है, विभाजित किया है। हिंदू मुस्लिम एकता को आपने चोट पहुंचाई है। मैनी मुस्लिम फ्रॉम द बंगाल बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी वेलकम दिस स्टेप। अब जो कौन थे, जो कई सारे मुस्लिम थे, उन्होंने इस स्टेप का क्या किया, स्वागत किया, ताकि उनकी शिक्षा हो सके, एजुकेशन लिखा हुआ ना यहाँ पर देखो, द स्टेप सिंस दे
though that it would improve their educational, economic and the political interest if they become the majority of the new provinces. Owing to the mass political protest, the partition was revoked in the 1911. अब हुआ गया था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद कहा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट कब तक चला था, 1911 तक चला था, जब तक इस फैसले को वापस नहीं ले लिया गया था। बंगाल का फिर एकीकरण किया जाता 1911 में। उस समय रहते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग टू। कौन रहते हैं? लॉर्ड हार्डिंग टू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सिर्फ लॉर्ड कर्जन के बारे में जो हम मोटा माटी पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि भाई बंगाल विभाजन हुआ था, पर ऐसा नहीं था। कई सारे इनके टाइम पे रिफॉर्म्स भी देखने को मिले थे। बोल्ड नेचर के थे, डायरेक्ट फैसले लेते थे। बंगाल पार्टीशन इनका एक बोल सकते हैं कि आपका भारत के हिसाब से तो बिल्कुल कैसा था कि इंडिया की यूनिटी के हिसाब से तो बहुत ही गंदा फैसला था, पर बाकी कुछ इनके टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमें याद करनी चाहिए। जैसे आपका लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो जॉर्ज नेथानियल कर्जन 11 जनवरी 1859 को आपके पैदा हुए थे, 20 मार्च 1925 को मर गए थे। ये आपके कैल्डस्टन हॉल इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। अ ब्रिटिश statesman and the foreign secretary who during his terms in office played a major role in the British policy making. Lord Curzon succeeded Lord Elgin. इन्होंने सक्सीड किया था लॉर्ड एल्गिन को एंड सर्व एज द इंडिया वाइसरॉय बिटवीन द 1899 टू 1905। मैंने 1898 बोल दिया शायद, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1899 टू 1905 तक थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही बिकम द यंगेस्ट वाइसरॉय ऑफ द इंडिया एट द एज ऑफ द 39। सबसे युवा जो आपके कहते बने थे वाइसरॉय बने थे 39 वर्ष की आयु में मात्र। मान लीजिए कि आप 39 साल की उम्र में आप राष्ट्रपति बन जाए इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट का ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल होल्डर ऑफ दैट पोस्ट बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस एज अ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। कर्जन हैज विजिटेड इंडिया। 4 बार वो भारत इससे पहले आ चुके थे, जब वो वाइसरॉय बन रहे थे या बन गए थे उससे पहले वो 4 बार आ चुके थे। इसके अलावा सिलोन जो श्रीलंका का पूर्व नाम है, अफगानिस्तान, चाइना, पर्शिया, तुर्किस्तान जो तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, जापान और कोरिया की भी इन्होंने यात्रा की है। No other governor general of India had such vast experience and the ideas about the countries of the East as the Lord Curzon। इतना किसी भी व्यक्ति को ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पता ही नहीं था जितना लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है कि उन्हें पता था। आगे लिखा लॉर्ड कर्जन व्यूज रिगार्डिंग द इंडिया। लॉर्ड कर्जन वॉज डीपली रेसिस्ट, बहुत ही ज़्यादा कहते रेसिस्ट थे, ऊंच नीच करते थे। और आप जानते हैं ये जो आपके कौन होते हैं, जो व्हाइट लोग होते हैं वो ब्लैक और व्हाइट का आपका ये अपनाते हैं। एंड द कन्विस्ट ऑफ द ब्रिटेन्स सिविलाइजिंग मिशन इन इंडिया। और ये मानते थे कि क्या भाई कि इंडिया के लोग कैसे बर्बर है, ठीक है ना, इनके पास कोई सिविलाइजेशन ही नहीं है, और ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें सिविलाइज बना रहे हैं, ये हमारा क्या मिशन है। ये गलत फहमी थी किनके? सफ़ेद लोगों की, श्वेत लोगों की। ये क्या थी? गलत फहमी थी कि भाई हमारा समाज क्या है, असभ्य है, और अंग्रेजों का काम क्या है, हमें सभ्य बनाना है। और इसका जीता जाता प्रमाण कौन बनता है बाद में? ये बनती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बताती है कि जब आपका यूरोप बिल्कुल असभ्य था तब भारत जैसे देश, या फिर बोल सकते हैं आपका जो पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे एक मजबूत सिविलाइजेशन आपकी क्या थी, पनप रही थी, पनप चुकी थी। अच्छा आगे चलते हैं। कर्जन फॉरेन, और काफ़ी डेवलप्ड भी थी। कर्जन फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है जो आज का आपका ये जो पार्ट आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पार्ट आता है, ठीक है ना, पीओके वाला पार्ट आता है, ये वाला जो रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो पार्ट है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगता है, उस वाले पार्ट की बात हो रही है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। कर्जन अनलाइक हिज प्रेसिडर्स परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ द कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथ एंड द सिक्योरिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। He kept Chitral under the British control and the constructed road connecting Peshawar and the Chitral, thereby arranging the security of the Chitral। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ है, ये पेशावर को कनेक्ट करता है, ठीक है, जैसे पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था पुराने जमाने में जब हिंदू राजा हुआ करते थे। तो लिखा होता है खैबर पास, खुर वैले, वजीरिस्तान वर द प्लेस वर स्मॉल ब्रिटिश ट्रूप्स वर स्टेशनड बाय हिज प्रेडिशर्स। लॉर्ड कर्जन विदड्रॉ देम देयरबाय रिमूविंग द इरिटेंट टू द ट्राइबल पीपल। आगे लिखा हुआ है कर्जन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी वाइल ब्रिंगिंग पीस टू द नॉर्थ वेस्ट रिड्यूस्ड द ह्यूज कॉस्ट। अच्छा अफगान पॉलिसी क्या थी भाई? तो अफगान पॉलिसी लिखी लॉर्ड कर्जन अफगान पॉलिसी वाज कंडीशन बाय द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट फेयर द रशियन एक्सपेंशन इन द सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ एरिया। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट देयर वाज अ estrangement of the relation between the Afghan and the British. Then agreement was signed between the Abdur Rahman जो अफगान के अमीर थे and the British under the which the latter had been committed to render फाइनेंशियल हेल्प टू द अफगानिस्तान। वहाँ पे ब्रिटिश क्या करता है कि अफगानिस्तान को बोलता है कि हम आपको फाइनेंशियल हेल्प देंगे, दस सिक्योरिंग इटसेल्फ फ्रॉम एनी अफगान टेंशन। आपको मैं बता दूँ कि जो आपका अफगानिस्तान है उसके बाद आपका पाकिस्तान लगता है और उसके बाद इंडिया लगता है।
तो भारत जो आपका आज का पाकिस्तान है उसे उस वाला जो क्षेत्र है जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोन था उसे एक एज अ बफर जोन यूज़ करता था, बफर जोन, ताकि क्योंकि यहाँ पर जो क्या होते थे, यहाँ की जो ट्राइब्स थी वो अगर सीधे तौर पर हमला करती हैं तो अगर बीच में एक बफर जोन बना रहेगा तो टाइम मिल जाएगा किनको, जो ब्रिटिश आपकी क्या फोर्सेज है उन्हें भी टाइम मिल जाएगा। तो एज अ बफर जोन उन्होंने पाकिस्तान को जो वेस्ट जो आपका क्या था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, फ्रंट प्रोविंस था, उसको इस तरीके से यूज़ किया। अच्छा नेक्स्ट लिखा है पॉलिसी टुवर्ड द पर्सिया। पर्सिया बोला जाता है ईरान को। इट वाज इंपरेटिव फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट फॉर द मेंटेन द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द पर्सियन गल्फ एरियाज एज रशिया फ्रांस टर्की वर द ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अच्छा आगे लिखा इन ऑर्डर टू सिक्योर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन लॉर्ड कर्जन पर्सनली went to the Persian Gulf area in the 1903 and took firm measure to protect the British interest there. Relation with the Tibet अच्छे थे इनके टाइम पे। लॉर्ड कर्जन तिब्बत पॉलिसी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर ऑफ द रशियन डोमिनेंस इन द रीजन, क्योंकि उस समय रशिया का भी क्या बन रहा था, प्रभुत्व तो बढ़ रहा था। आप जानते हैं कि लगभग 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है किनकी, अंग्रेजों की बोली जाती है, ब्रिटेन की बोली जाती है या इंग्लैंड की बोली जाती है, जबकि 20th सेंचुरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है यूएसएसआर की और किसकी, आपकी यूएसए की। अब जो 21st सेंचुरी है ये अभी यूएसए की है और लास्ट का जो ये आपका 21st सेंचुरी लास्ट तक आपका चाइना क्या कर देगा, हो सकता है चाइना इसमें क्या करे, डोमिनेट करे, और 22nd जो आपकी सेंचुरी हो सकती है वो भारत के नाम हो सकती है या चाइना जैसे देश आपके कर सकते हैं। तो उस समय जो प्रभुत्व था वो रशिया का बढ़ना स्टार्ट हो गया था। आगे लिखा तो तिब्बतन्स हैज साइंड अ ट्रेड एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश इन द 1890 बट द टाइम लॉर्ड कर्जन हैड कम एज अ वॉइसराय द ट्रेड रिलेशन बिटवीन तिब्बत एंड ब्रिटिश इंडिया हैड कंप्लीटली सीज्ड, बंद कर दिए गए थे उस टाइम पे। It was Lord Curzon effort that revived the trade relation between the two, under which Tibet agreed to pay a huge indemnity to the British। तो क्या कर दिया था कि इनके टाइम पे नए आपके क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं और कुछ पे करना होता था तिब्बत को, किसको, ब्रिटिश सरकार को। अच्छा आगे लिखा रिफॉर्म्स ऑफ द वेरियस फील्ड। तो कर्जन बिलीव्ड इन द, अब देखो यहाँ पर तो रिलेशन देखो कितना ज़्यादा टफ कर रहा है, अपने लिए तो सही कर दिए, तिब्बत के साथ रिलेशन बनाए पर किस तरीके से बनाए, अपने आप को मजबूत दिखाया। जो आपका वेस्ट की तरफ पॉलिसी थी वहाँ पे भी इंटरफेयर करते हैं, अफगान पॉलिसी हो गई, पर्शियन पॉलिसी हो गई, इसको भी छेड़ते हैं। कर्जन बिलीव्ड इन द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। याद रखना कि कर्जन का जो बिलीव था वो था कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो आपकी है, जो केंद्र सरकार वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट होनी चाहिए। अच्छा आगे आता है कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आता है 1899 का। द एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेचर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स टू डिप्राइव इंडियन फ्रॉम द सेल्फ गवर्नमेंट। ये बिल्कुल आपका एक चौंकाने वाला निर्णय था किसका, कर्जन का, कि 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आता है जिसमें आपके इलेक्टेड जो आपके लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो आपके चुने गए प्रतिनिधि थे, उनको कम किया जाता है और नॉमिनेटर को बढ़ा दिया जाता है। अब नॉमिनेटर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसमें सिंपल सी बात हो जाएगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे बना सकेगी। होता क्या है कि 28 मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिजाइंड इन द प्रोटेस्ट and it therefore became a government department with the English and the Anglo-Indians as the majority। और उससे क्या होता है कि 28 मेंबर तो तुरंत क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं, और बाद में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं या एंग्लो इंडियंस होते हैं उनकी क्या होने लग जाती है, वहाँ पर कॉर्पोरेशन में मेजॉरिटी में आने लग जाते हैं। अच्छा देखते हैं इकोनॉमिक्स इन द 1899 द ब्रिटिश करेंसी वॉज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कर्जन के टाइम पे ब्रिटिश करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया जाता है। एंड द पाउंड वॉज डिक्लेयर्ड द इक्विवेलेंट टू द ₹15। और एक पाउंड की जो वैल्यू रहती है आपकी वो कितनी हो जाती है, एक पाउंड, इसे लीगल करेंसी घोषित किया जाता है 15 रुपए के बराबर, ये सेट कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के थ्रू। तो आपने एक तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, फिर आपने याद करना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके की थी कि आपकी जो ब्रिटिश करेंसी थी उसे लीगल टेंडर दे दिया जाता है। आगे लिखा तो रेट ऑफ द सॉल्ट टैक्स वाज रिड्यूस। ये सही काम किया जाता है कि जो सॉल्ट था उसको उसके टैक्स को कम कर दिया जाता है फॉर द 2.5 रुपीज़। कितना था, 2.5 रुपये था, किसके लिए, एक पाउंड के लिए। एक पाउंड में लगभग कितना होता है, 37 kg होता है। कितना होता है, 37 kg। इसको रिड्यूस करके कितना लाया जाता है, 1.3 इतना कर दिया जाता है। अगले पीपल विद द एनुअल इनकम ऑफ मोर देन ₹500 पेड द टैक्स। और 500 रुपये से ज़्यादा अगर किसी की क्या थी, एनुअल इनकम थी, उसको टैक्स देना होता था। मोर एवर इनकम टैक्स पेयर ऑल्सो रिसीव द रिलैक्सेशंस। अच्छा द ईयरली सेविंग ऑफ द प्रोविंसेस वर टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच लेफ्ट नो इंड्यूसमेंट टू द प्रोविंसेस ऑफ द सेविंग फॉर द सेविंग। कर्जन सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा देखो, एक तो किसको, सेंट्रलाइजेशन को पसंद करते हैं पर वो गवर्नेंस में करते हैं, पर वहीं अगर बात करें फाइनेंशियल की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब क्या होना चाहिए, आपका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फाइनेंस में क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आगे लिखा फेमाइन की बात करें तो यहाँ पर भी फेमाइन देखने को मिलता है, जैसे बोलते हैं सूखा।
When the Curzon arrived in India, it was in the grip of the terrible famine which affected the extensive territories in South, Central and the Western India. Curzon provided all possible relief to the affected people. People were provided work on the payment basis on the cultivators was exempted from the payment of the revenue. By the 1900, when the famine was over, जब आपको खत्म होता, Curzon appointed a commission to prove it to the cause of the famine and suggested the preventive measures which were later brought into the consideration. ठीक है, अच्छा आगे चलते एग्रीकल्चर की बात करें। 1905 द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, ये आपने याद करना है कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1905 में आया था। was passed to induce the people to form the societies for the purpose of the deposits and the loans, mainly to save the peasants from the clutches of the money lenders who usually charged in the exorbitant rate of the interest। तो आपका देखते थे जो बनिया वगैरह होता था या जो आपके क्या होते थे भूमालिक होते थे, वो किसानों को करते थे जब लोन देते थे तो वो क्या होता था कि आपका जो क्या होता था, जो ब्याज होता था उसी में क्या हो जाता था, पूरी लाइफ बिता देता था। तो इसके खिलाफ एक रूल लेके आता है कौन, कर्जन। 1900 में द पंजाब लैंड एल नेशन एक्ट आता है, वॉज पास्ड विद द रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ द लैंड्स ऑफ द पीजेंट टू द मनी लैंडर्स। यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर किसानों की जमीन है तो मनी लैंडर्स को नहीं जाएगी इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द पेमेंट ऑफ द डेट्स। अगर किसी भी तरीके से अगर किसान अगर पैसा नहीं चुका पाता है तो इसके बदले क्या किसान अपनी जमीन नहीं देगा किसको, मनी लैंडर्स को। ये एक्ट आया था। Curzon attempted to bring about the improvement of the revenue administrations for the which he fixed three principles regarding it। पहला था the revenue was to be increased only in gradually मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो एकदम से नहीं, आराम आराम से। सेकंड आता है every care was to be taken not to harm the agriculture while collecting the revenue। याद रखना है कि एग्रीकल्चर को आपका नुकसान नहीं होना चाहिए अगर जब आप रेवेन्यू कनेक्ट करें। तीसरा था केस ऑफ द ड्राउट और एनी अदर डिफिकल्ट सिचुएशन द पीजेंट वर टू बी हेल्प इमीडिएटली। अगर किसी भी तरीके से सूखा पड़ जाता है और डिफिकल्ट सिचुएशन बुरी परिस्थितियां आती हैं तो किसान को, ठीक है ना, किसान की मदद तुरंत की जाएगी। ये तीन वो नियम लेके आते हैं। रेलवेज की बात करें तो कर्जन डिसाइड टू इंप्रूव द रेलवे फैसिलिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो मेक द रेलवे प्रॉफिटेबल टू द गवर्नमेंट, उनका काम था। आगे लिखा था ही अपॉइंटेड द रेलवे कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द मिस्टर रॉबर्टसन इन द 1901। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आफ्टर द 2 years एंड द रिकमेंडेशन वर एक्सेप्टेड बाय द कर्जन। द रेलवे लाइन्स वर इंक्रीज्ड, बढ़ाई जाती हैं। द रेलवे डिपार्टमेंट वॉज एब्लिस्ड, डिपार्टमेंट को हटा दिया जाता है। एंड द मैनेजमेंट ऑफ द रेलवे वॉज टेकन अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड हैंडेड ओवर द रेलवे बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द 3 members। द डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कमर्शियल बेसिस, प्रॉफिट बीइंग इट प्राइमरी मोटिव। तो इसका काम क्या था कि भाई पहला जो हमारा काम होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए किसको, रेलवे को। एजुकेशन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखा 1901 कर्जन कॉल द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट द शिमला फॉलोइंग विच द यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन द 1902। अभी आपने याद रखना है कि इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाता है और उसके थ्रू आपका एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट 1904 का, किसके टाइम का, कर्जन के टाइम का। पेपर में पूछा जा सकता है। अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन क्या लिखा हुआ है कि गुरुदास बैनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट जज एंड अ मेंबर ऑफ द कमीशन हैड गिवन इट्स डिसेंट नोट टू द रिपोर्ट एंड इन द पब्लिक डेस्पाइट्स द एक्ट बट ऑल इन वेन। मतलब कुछ खास नहीं हो पाता। द एम ऑफ द एक्ट वॉज टू ब्रिंग द यूनिवर्सिटीज अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स इट्स पर्पस। तो ये गलत था कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ जाएंगी कौन सी यूनिवर्सिटीज, इसका विरोध भी किया जाता है। आर्मी की बात करें 1902 द लॉर्ड किचनर केम टू इंडिया एज द कमांडर इन चीफ एंड द कैरिड आउट मच नीडेड रिफॉर्म्स इन द आर्मी। द इंडियन आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू 2 commands, द नॉर्थन कमांड एंड द southern command। देयर वाज 3 brigades in the every division of the army, 2 of the Indian battalion and 1 of the English battalion। यह भी आपने याद करना है। 3 डिविजन में बांटा गया था, 2 इंडियन होती थी, 1 आपकी इंग्लिश होती थी। द फैक्ट्रीज वॉज established in India to produce the guns, gunpowder and the rifles, and the army was equipped with the latest weapons। To increase the efficiency of the soldiers, every battalion was subjected to severe the test called the किचनर टेस्ट। याद रखना किचनर टेस्ट क्या क्यों बोला जाता था, लॉर्ड किचनर क्या था उस समय कमांडर इन चीफ था, उन्हीं के नाम पे क्या होती आर्मी में इस तरीके की जब भर्तियाँ होती थी तो एक किचनर टेस्ट पास करना होता था। जुडिशरी की बात करें, अंडर द जुडिशरी रिफॉर्म्स द नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट वाज इंक्रीज, बढ़ा दिए गए थे। द सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट वाज इनहैंस्ड, उनकी भी क्या सैलरी बढ़ा दी गई थी। एंड द इंडियन कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर वाज रिवाइज्ड। अब आता है मॉन्यूमेंट एक्ट। अब एक तो मैंने बताया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, ये कर्जन के टाइम का है, और दूसरा आपका कौन सा जो आपने याद करना, मॉन्यूमेंट एक्ट 1904। एट द एक्ट एस्टैब्लिश्ड एन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अंडर द डायरेक्टर। आर्कियोलॉजिकल समझते हैं ना, पुरातात्विक। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो भारत की धरोहर है, तो उनके मतलब उनके रख रखाव को बेहतर करने के लिए एक्ट लाया जाता है। इट वॉज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपेयर द रिस्टोरेशन द प्रोटेक्शन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। लॉर्ड कर्जन आस्क्ड द नेटिव रूलर्स टू टेक द सिमिलर मेजर्स टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड द अर्ज्ड the provincial government to open the museum for the safe preservation of the rare object।
बंगाल पार्टीशन आप जानते हैं 1905 में था, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बारे में कोई चीज़ ऐसी बताने लायक है तो नहीं है। देखो लिखा एक बस ये पॉइंट लिखा था, न्यू प्रोविंस ऑफ द ईस्ट बंगाल एंड आसाम की मैंने बात की थी, वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 3.1 थी। वैसे टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो उस समय अगर बंगाल जब आपका एकीकृत था उसकी 8 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें आज का जो क्या वेस्ट बंगाल, आपका बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट आता है, उड़ीसा, असम और प्रेजेंट डे जो आपका बांग्लादेश वो आ जाता है, ठीक है ना। पर यहाँ पर आपने देखना जब ईस्ट बंगाल असम को अलग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका लगभग 3.1 करोड़ मतलब क्या रहती है आपकी पॉपुलेशन रहती है, जिसमें मुस्लिम हिंदू का जो रेशियो था 3:2 था, मतलब मुस्लिम 3 थे तो हिंदू कितने थे, 2 थे, तो ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका कर दिया गया था। जबकि वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस जो था आपका उसमें क्या थे, ज़्यादातर आपके कैसे थे, हिंदू थे, तो ये आप याद कर सकते हैं। इम्पैक्ट मैंने बता दिया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, वंदे मातरम मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, ठीक है, पार्टीशन, ये लास्ट में जाके आपका लॉर्ड हार्डिंग टू क्या आपका क्या होता है, आपका इसे फिर से एकीकृत कर दिया जाता है, कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द आर करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप जानते हैं 1920 के आसपास चला था, तो लिखा था हिल ट्राइब इन द नॉर्थन आंध्र वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। बिल्कुल सही है कि इसमें क्या था, नॉन कॉपरेशन, जैसे नाम से पता लग रहा है कि हम क्या नहीं करेंगे, कॉपरेटिंग नहीं करेंगे किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो बिल्कुल सही है कि हिल ट्राइब में क्या होता है, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाता है, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फॉरेन क्लोथ बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न्ड, ठीक है, बिल्कुल, जो आपके क्या थे विदेशी कपड़े थे उनका क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता था, उन्हें क्या कर दिया जाता था, सामूहिक तौर पर जलाया जाता, बिल्कुल सही था। इट इंटेल्ड डिनाइल, रिनाउंसिएशन एंड द सेल्फ डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है, तीनों आपके सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट द गांधी जी कपल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट। याद रखना इसके साथ आपका खिलाफत मूवमेंट भी चलता है 1919 से 1922 तक, और गांधी जी से अवसर की तरह लेते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। आगे लिखा, ही द इंडियन टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटी हिंदूज एंड द मुस्लिम्स कुड कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल। और ये वो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो मूवमेंट था जब महात्मा गांधी क्या करते हैं, भारत की जनता से वादा करते हैं कि आप मुझे 1 साल दीजिए, 1 साल के अंदर मैं क्या कर दूंगा, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल फेंकूंगा। पर आप जानते हैं रीज़न क्या हो जाता है तब तक, ठीक है ना, चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है, और उसके बाद गांधी जी क्या कर लेते हैं, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। जिससे काफ़ी ज़्यादा जो आपके बाद में जाके आपके जो एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं, रेवोल्यूशनरिस्ट जो बनते हैं, जैसे भगत सिंह रहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्हें काफ़ी धक्का पहुंचता है, क्योंकि उस समय वो छोटी एज में रहते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि नहीं, आपका अहिंसा के तौर पे तो ये अहिंसा के आधार पर ही केवल बाहर नहीं जा सकते कौन, अंग्रेज, हिंसा तो करनी पड़ेगी। चलो खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो खिलाफत मूवमेंट 1919-1922, ये याद कर लेना, 22 लिख सकते हैं, वॉज द मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम लेड बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, 2 भाई थे। हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, जो आपका तुर्की का जो आपका कौन होता था, खलीफा होता था, उसे हटा दिया था। तो उसके अब वो जो खलीफा होता था एक हिसाब से वो क्या होता था कि जो आपके अल्लाह हो गया और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो माना जाता था, तो खलीफा को माना जाता था, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस जगह वो मानी जाती है, जिसको क्या करता था, सिक्योर करता था खलीफा। और मैं पहले एक चीज़ बता दूं, जितने भी मुस्लिम आक्रांता भारत में आए, जितने भी मुगल शासक आए, वो किसके नाम पर शासन करते थे, तो वो आपके खलीफा के नाम पे शासन करते थे। तो लिखा हुआ है द टर्किश सुल्तान और द खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम्स सैक्रेड प्लेसेस इन द अस्ट वाइल ऑटोमन एम्पायर द जजीरात उल अरब, अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन मस्ट रिमेन अंडर द मुस्लिम सोवरेनिटी एंड, ये डिमांड थी उनकी। द खलीफा मस्ट बी लेफ्ट विद द सफिशिएंट टेरिटरी टू इनेबल हिम टू डिफेंड द इस्लामिक फेथ। द कांग्रेस सपोर्टेड द मूवमेंट एंड द महात्मा गांधी साउट टू कंजॉइन इट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब चलो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ, स्टूडेंट स्टॉप्ड गोइंग टू द स्कूल कॉलेजेस रन बाय द गवर्नमेंट, लॉयर्स रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट द वर्किंग, क्योंकि मना कर देते हैं। महात्मा गांधी बोलते जितने भी हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेट करेंगे गवर्नमेंट के साथ। द वर्किंग क्लास वेंट टू ऑन द स्ट्राइक इन मैनी टाउन्स एंड द सिटीज अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स देयर वर 396 स्ट्राइक्स इन द 1921 इन्वॉल्विंग द 6 लाख वर्कर्स एंड द लॉस ऑफ द 7 मिलियन वर्क डेज। अच्छा, फॉरेन क्लोथ्स की बात करें, बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न्ड इन बोन फायर्स, ये भी सही है। द कंट्री साइड वॉज सीथिंग विद द डिसकंटेंट टू। हिल ट्राइब्स इन द नॉर्थन आंध्रा वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ, ये सही है। फार्मर्स इन द अवध डिड नॉट पे द टैक्सेस, अवध बोला जाता है लखनऊ वाले क्षेत्र को, तो वहाँ पर क्या था कि आपका टैक्स देना बंद कर देते हैं। पीजेंट इन द कुमाऊं, जो आपका कुमाऊं गढ़वाल कुमाऊं वाला रीजन उत्तराखंड का, रिफ्यूज टू कैरी लोड्स ऑफ द कॉलोनियल ऑफिशियल्स, कि जितने भी क्या होता था पहले, क्या होता था कि यहाँ पर क्या होता था, सामान वगैरह ले जाना होता था, जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते थे और वो फ्री में ले जाना होता था, कुली बेगार प्रथा बोलते थे यहाँ पे उसे, तो बंद की जाती है। दीज प्रोटेस्ट मूवमेंट वर समटाइम्स कैरिड आउट इन द डिफाइनेंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप।
आगे लिखा हुआ द पीजेंट वर्कर्स एंड द अदर इंटरप्रेटेड एंड एक्टेड अपॉन द कॉल टू द नॉन कॉपरेशन या नॉन कॉपरेट विद द कॉलोनियल रूल इन द वेज दैट बेस्ट सूटेड देयर इंटरेस्ट rather than the conform to the dictates laid down from the above. Non cooperation wrote the Mahatma Gandhi American biographer Louis Fischer. ये यहाँ तक ना उनके साथ रहते थे, जो क्या करते थे, सारे घटनाक्रम को क्या करते थे, आपका रिकॉर्ड करते थे. Became the name of an epoch in the life of the India on and of the Gandhi ji. Non cooperation was negative enough to be the peaceful but positive enough to be effective. It entailed denial, renunciations and the self disciplines. It was a training for the self rule. ये कहते हैं कि स्वशासन की एक क्या थी, ट्रेनिंग थी. किस तरीके से, ये तो आप गांधी जी भी जानते थे कि एकदम से अगर अंग्रेज छोड़ के जाएंगे तो भारत संभाल नहीं पाएगा खुद को, स्वशासन या सेल्फ रूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंदर से क्या थी, हमारे पे भी क्या थी, खामियां थी. आगे चलते. एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वाज सेकंड टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रिवोल्ट ऑफ द 1857. चोरी चोरा इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो वापस ले लेते हैं. देन इन फरवरी 1922 अ ग्रुप ऑफ द पीजेंट्स अटैक्ड एंड टॉर्च्ड अ पुलिस स्टेशन इन द हैमलेट ऑफ द चोरी चोरा इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज का उत्तर प्रदेश बोला जाता है. सेवरल कांस्टेबल पेरिस्ड इन द कॉन्फ्लग्रेशंस. दिस एक्ट ऑफ द वायलेंस prompted गांधी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, मतलब रोक देते हैं. No provocation has insisted can possibly justified that the brutal murder of the man who had been rendered. उन्होंने बोला था कि हमने ये अहिंसा के हिसाब से जीतना था, पर यहाँ पे हिंसा कर दी गई, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि उनके दो ही हथियार थे, जैसे बोला, सत्य और अहिंसा. एंड हु हैड वर्चुअली थ्रू द देमसेल्फ इन द मर्सी ऑफ द मूव. वो बोला जाता है भीड़ को. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ द इंडियंस वर पुट इन जेल. Gandhi ji himself were arrested in the March 1922 and charged with the sedition colonial legacy still being used against the citizen of the India. गांधी जी को जेल में डाला जाता है. The judge who preside over his trial, Justice C.N. Broomfield, इनका नाम याद कर लेना, made a remarkable speech while pronouncing his sentence. क्या बोला भाई उन्होंने? It would be impossible to ignore the facts. Remarked the judge that you are a different category from any person I have ever tried or am likely to try. It would be impossible to ignore the fact that the eyes of the millions of your countrymen, you are a great patriot. ये गांधी जी के लिए बोला जाता है. And a leader, even those who differ from you, जो आपसे अलग सोचते हैं, in politics look upon you as a man of the high ideals and or even saintly life. Since Gandhi ji has had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him the 6 years imprisonment. 6 साल की सजा सुनाई जाती है उनको. But said Judge Broomfield, if the course of the event in the India should make it possible for the government to reduce the period and release you. पर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो नेचर रहा है वो बेहतर रहा है, बेस्ट रहा है, तो हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट आपकी सजा को क्या करे, कम करे और आपको जल्दी छोड़े. नो वन विल बी बेटर प्लीज देन आई. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखा हुआ है, consider the following statement regarding the CECPA between the India and Mauritius. ठीक है. This is the first trade agreement to be signed by the India with the country in Africa. अब याद रखना मॉरिशस आपका कैसा एक अफ्रीकन नेशन है, तो ये CECPA जो आपका था वो साइन हुआ था इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में, बिल्कुल सही है. द एग्रीमेंट कवर्स द एक्सपोर्ट आइटम फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया या फॉर इंडिया इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. बिल्कुल सही है कि भारत को क्या करना था, एक्सपोर्ट करना था, जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शामिल थे. तो दोनों आपके सही होते, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा, पढ़ लेते हैं भाई. तो था क्या ये, तो कैबिनेट अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है ना. और ये किसके बीच में था, इंडिया और मॉरिशस के बीच में. और मॉरिशस में क्या आपकी मेजोरिटी में कौन है, हिंदू पॉपुलेशन है. पर ये याद रखना एशिया में नहीं, आपका कहीं अफ्रीका में पूछा गया था, कंफ्यूज मत हो जाना. The Union Cabinet chaired by the PM Modi approved the signing of the Comprehensive Economic Cooperation and the Partnership Agreement (CECPA) between India and the Mauritius. The India-Mauritius CECPA will be the first trade agreement to be signed by the India with country in Africa. तो आपका ये सही हो जाता है. Next लिखा होता है, agreement is limited agreement which will cover the trade in goods, rules of origin, trade in services, technical barriers to the trade, sanitary and the phytosanitary measures, dispute settlement, movement of the natural persons, telecom, financial services, custom procedures and the cooperation in the other areas. The agreement provide for an institutional mechanism to encourage and improve the trade between the two countries. The CECPA between the India and the Mauritius covers the 310 exports item for the India, including the foodstuffs and the beverages, 80 lines, agriculture products 25 lines, textile and the textile articles say after 27 lines, base metals and the articles thereof 32 lines, electrical and the electronics items 13 lines,
प्लास्टिक एंड द केमिकल 20, वुड एंड द आर्टिकल देयरफॉर। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये कि आपको 25-27 लाइन ये याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉरिशस विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस टू इनटू इंडिया। मॉरिशस को रखा गया कि भाई हमको आपको प्रेफरेंस देंगे, प्राथमिकता देंगे फॉर इट 615 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द फ्रोजन फिश हो गया आपका, हम पहले आपसे खरीदेंगे अगर कोई दूसरा देश होगा। शुगर हो गई आपकी, बिस्किट, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस हो गए, मिनरल वाटर हो गया, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सॉप्स, बैग्स, मेडिकल एंड द सर्जिकल इक्विपमेंट और अप्रैल जो हो गया आपके, ये हम आपको क्या देंगे, प्रेफरेंस बेस पे देंगे। तो ये CECPA क्या था आपका, तो ये था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भारत अलग अलग देशों के साथ क्या कर रहा था, साइन कर रहा था। अफ्रीका में किसके साथ किया गया, मॉरिशस के साथ किया गया। मॉरिशस की अगर बात करें तो उसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, प्रविंद जगन्नाथ। यहाँ पे प्रविंद लिखा हुआ है, आई थिंक प्रविंद जगन्नाथ है। अच्छा कहाँ पर है, तो ये आपका इंडिया है। और ये आप अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो ये कुछ कंट्री जो आपको गोले के अंदर दिख रही है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इन्हें बोला जाता है इंडियन ओशन कमीशन मेंबर। ये इंडियन ओशन कमीशन के क्या आपके मेंबर है। भारत इसका एक क्या ऑब्जर्विंग कंट्री है। इसमें आपका सेशल्स आ जाता है, इसके साथ हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप है। कॉमोरोस आइलैंड आ जाता है इसमें, मेडागास्कर आ जाता है आपका, यहाँ पे हमने कुछ अभी आपकी क्या थी कोविड-19 के टाइम पे वहाँ पे दवाई वगैरह भी भेजी थी। मॉरिशस हो जाता है, ला यूरेन आइलैंड आ जाता है, ये फ्रांस का, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। और ये कब बना था, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी सेशल्स के थ्रू। और इसके जो मेंबर है, एक तो आपका सेशल्स आ जाता है, कॉमरोस आइलैंड आ जाता है, मॉरिशस आ जाता है, मेडागास्कर आ जाता है और रीयूनियन आइलैंड आ जाता है जो फ्रांस की टेरिटरी है। इसके मेंबर जो आपके ऑब्जर्विंग मेंबर है वो 2016 में चाइना था, 2017 में अगर आपने याद करना है तो यूरोपियन यूनियन को याद कर लेना आप लोग, और 2020 में इसका जो आपका क्या बना था ऑब्जर्विंग कंट्री बना था वो इंडिया, और कौन बना था, जापान बना था। आई थिंक यहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी वो फ्रेंच है, पढ़ने की जरूरत है, मैंने बता दी। यहाँ पर जो लिखा ना कमीशन ऑफ द ला ओशन इंडियन, इसका मतलब है इंडियन ओशन कमीशन, ठीक है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई थिंक सो। आगे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट। तो ये भाई इसके बारे में लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ था फर्स्ट द रिपोर्ट इज रिलीज बाय द ग्रीन पीस इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। ये वर्ल्ड सॉरी ये वर्ल्ड वाइड फंड के साथ, WWF के साथ नहीं है, बल्कि ये किसके साथ है, UNEP के साथ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट लिखो, एज द रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द पॉल्यूशन एड अप द 3 सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लानिटरी इमरजेंसी। बिल्कुल सही है भाई, कि आपका क्या था, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या बायोडाइवर्सिटी की लॉस हो रही है, पॉल्यूशन आपका बढ़ता चला जा रहा है, इन 3 को आपका यहाँ पर रखा गया था कि इस प्लानिट के लिए बोला जा सकता है, ग्रह के लिए क्या कैसी सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो आंसर जो बनेगा आपका जो सही है आपका वो कौन सा, आपका ओनली 2। तो पढ़ लेते हैं, द UNEP हैज रिलीज द मेकिंग पीस विद द नेचर रिपोर्ट अहेड ऑफ द 5th सेशन ऑफ द UN एनवायरमेंट असेंबली। UNEP बोला जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को। इसका हेडक्वार्टर आपको नैरोबी केनिया में देखने को मिलेगा, और इसके डायरेक्टर हैं आपके कौन, डायरेक्टर जनरल है अभी आपको के कौन, इंगर एंडरसन। चलिए पढ़ लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज द रिपोर्ट, तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे WWF लिखा हुआ था। द रिपोर्ट एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी, ये आपका सही हो जाता है जिसके बारे में पढ़ा था। चलो पढ़ लेते हैं रिपोर्ट में फाइंडिंग्स क्या क्या थी। क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द चेंजेस ऑफ द आर्कटिक ओशन बीइंग आइस फ्री इन द समर। हो क्या जाता है कि गर्मियों के टाइम पे जो आपका आर्कटिक वाला रीजन है, जो नॉर्थ पोल है, वो उसमें पूरी तरीके से बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके का अनुमान लगाए गए। Further disrupting the ocean circulation in the Arctic ecosystem, coral reefs are particularly vulnerable to the climate changes in the projected to decline the 10 to 30% of the former over the 1.5 degree centigrade of the warming to less than the 1 to 2 degree centigrade of the warming, comprising the food provisions, tourism and the coastal protection। अब पहले क्या होती है, कोरल रीफ जो होती हैं आपकी वो काफ़ी ज़्यादा इको सेंसिटिव होती हैं। इनके लिए जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है वो लगभग वो आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये वैसे भी क्या है कि ज़्यादा उथले पानी में रहते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँचना चाहिए। बाई चांस अगर टेम्परेचर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या हो सकता है, कोरल आपकी ब्लीचिंग देखने को मिल सकती है। कोरल ब्लीचिंग अगर देखने को मिली तो कई सारी जो आपकी क्या है प्रजातियाँ मछलियों की वो खतरे में आ जाएंगी। टूरिज्म आपका क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो ये भी एक कारण है। आगे लिखा, अप टू द 400 मिलियन टन्स ऑफ द हैवी मेटल सॉल्वेंट टॉक्सिक स्लजेस एंड द अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंटर द वर्ल्ड वाटर्स एनुअली। अगर सागरों में बात की जाए लगभग 400 मिलियन टन्स के आसपास आपका जो हाईली टॉक्सिक जो आपका कहते हैं स्लज होता है या आपका मेटेलिक सॉल्वेंट होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, आपका पानी के अंदर पहुँच जाता है। इनइक्विटी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ लेफ्ट 1.3 बिलियन पीपल पुअर। इसके कारण क्या होगा, अगर क्लाइमेट चेंज आता है तो इससे लगभग 1.3 बिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, आपके गरीब हो सकते हैं। 1.3 बिलियन का मतलब होता है आपका कितना, पॉपुलेशन है इंडिया की 1.3-1.4 बिलियन के आसपास। मतलब एक भारत जितना देश, लगभग 140 करोड़ का देश आपका क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। इतने लोग गरीब हो जाएंगे। द करंट मॉडल ऑफ द डेवलपमेंट डिग्रेड्स द अर्थ फाइनाइट कैपेसिटी टू सस्टेन द ह्यूमन वेलबींग।
सोसाइटी इज नॉट ऑन कोर्स टू अचीव द लैंड डिग्रेडेशंस न्यूट्रलिटी आईची टारगेट्स एंड द टारगेट्स ऑन द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2015 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। कौन सी कॉप थी? कॉप 21। किसकी? UNFCCC की, UNFCCC की, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। कॉप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 21, पेरिस में ये आपकी एग्रीमेंट हुई थी। अच्छा आगे चलते थे। UNP सेट द ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा, प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड सर्व्स एज द ऑथोरेटिव एडवोकेट फॉर द ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो मैंने बताया नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर। इंगर एंडरसन कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर वर्ल्ड वाइड फंड की बात करूं तो 1961 में फाउंड हुआ था, क्लाइंट स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और मार्को लेबार्टिनी इसके डायरेक्टर जनरल है। ये याद रखना, कहाँ इसका हेडक्वार्टर? ग्लैंड में। अगर UNEP की बात करेंगे तो 1972 में फॉर्म हुआ था, और इसी की वजह से 5 जून 1972 को ये फॉर्म हुआ था, इसलिए इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो ये भी याद रखना, 1974 से आपका इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है, 1974 से मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। इंगर एंडरसन इसके कौन है? हेड है आपके। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है बीमा ज्योति। तो लिखा इट इज अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग प्लान विच ऑफर्स एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड द सेविंग। बिल्कुल सही है, प्रोटेक्शन भी देता है, सेविंग भी देता है, बिल्कुल सही है। द प्लान प्रोवाइड द गारंटीड लम सम पेमेंट एट द मेच्योरिटी एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स। तो बिल्कुल सही है, ये आपका क्या लाइफ जो आपका क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस है उसकी तरह काम भी करता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर दोनों आपके सही हो जाते हैं। अच्छा लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द LIC बीमा ज्योति और नॉन लिंक्ड। तो ये मैंने पढ़ लिया था, पहला सही हो जाता है, सेकंड वाला पढ़ लिया था। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है गारंटीड एडिशन एट द रेट ऑफ द 50 पर 1000, मतलब 100 रुपये पर आपको 50 रुपये क्या मिलेगा? एडिशनल आपको क्या मिलेगा? बोनस जरूर मिलेगा, 1000 रुपये 50 रुपये इंटरेस्ट के मान के चलो आप, ठीक है ना। उसके अलावा क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा बेसिक सम एजॉर्ड विल बी एडेड टू द पॉलिसी एट द एंड ऑफ द ईच पॉलिसी ईयर, हर साल। On death during the policy terms after the death of the commencement of the risk, sum assured on the death or and accrued guaranteed additions as per policy condition is payable. The minimum basic sum assured is rupees 1 lakh with no upper limit. The policy can be taken for a term of the 50 to 20. Yes, with the premium paying terms calculated as the policy term in the minus 5 years. ये याद रखना, 15 से 20 साल की आपकी ये होगी पॉलिसी होगी। The minimum age at the entry of the 90 days completed and the maximum age at the entry is the 60 ईयर्स आपके होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। 60 साल तक हो सकती है पॉलिसी आपके नाम पे, और कम से कम आपके 90 दिन के होने चाहिए। तो आपके लिए क्या बन सकती है? आपकी पॉलिसी बन सकती है लाइफ इंश्योरेंस की। 60 साल से ऊपर वाले लोगों की लाइफ इंश्योरेंस नहीं बनता, ये आपने याद रखना है। और 90 दिन से छोटे के लिए LIC ने क्या कर प्रावधान बना रखा है, उनका भी नहीं बनता, जो आपके छोटे इन्फेंट्स होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं जो। अच्छा आगे लिखा हुआ था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें 1956 1 सितंबर को ये बना था, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है अभी कौन है? MR कुमार है। कुछ शेयर थे जो आपके लगभग 10,000 करोड़ के आसपास थे शायद से, जहाँ तो मुझे याद है, लगभग 6 महीने पहले की बात है। किसके शेयर क्या हो रहे थे? इसके शेयर नीलाम करी थी कौन? गवर्नमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो आपके कौन थे एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने क्या किया था कि आपके अगर प्राइवेटाइजेशन ला रहे हो LIC में, जबकि LIC लगभग अगर मान के चले इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी या मार्केट में इसका लगभग आप मान के चलो 80% से भी ज़्यादा का क्या है कंट्रीब्यूशन है, मार्केट में पकड़ है। अच्छा आगे चले तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो लिखा टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, ये नहीं है। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा शायद से पब्लिक इलेक्शन मतलब इलेक्शन में आपका वोट देना ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, पर ये नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं खुद कंफ्यूज था इसमें। नेक्स्ट लिखा टू डेवलप द साइंटिफिक, तो आंसर यही बन जाता है आपका पहला वाला। फिर लिखा द डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल आपके अंदर क्या होना चाहिए? साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की जो आपकी क्या पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने क्या करना है? सेफ गार्ड करना है, उसकी रक्षा करनी है, ये भी आपका काम है। टू वाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इज आइडल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है? सम्मान करना है, ये भी आपका क्या आंसर है। मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था साइंटिफिक टेम्पर और पब्लिक इलेक्शन में, तो जो आंसर जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता वो पब्लिक इलेक्शन है। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है। तो एक कमेटी आती है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड, स्वर्ण सिंह कमेटी। द स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी इन द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल में भाई? आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, इंदिरा गांधी के टाइम पे लाया गया था।
और 42nd जो आपका क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 को, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिखा हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर। कहाँ से ले रखा है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो की हैं, तो ये आपका यूएसएसआर जो आज का रशिया है, जैसा बोला जाता है यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी, तो देखो ये आपके लिखा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने क्या करना है, सम्मान करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, फॉलो आइडल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, protect the sovereignty and the integrity of India, defend the country and the render the national services when called upon, कि जब देश की सेवा की बात आएगी, देश के रक्षा की बात आएगी, तब आपको आगे आना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। स्पिरिट ऑफ द कॉमन मदरहुड, प्रिजर्व द कंपोजिट कल्चर, प्रिजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, safeguard the public property, strive for excellence, duty for all the parents guardian to send their children in the age of the group of the 16 to 14 years of the school। एक तो आर्टिकल 45 आ जाता है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, एक आर्टिकल 21A आ जाता है, और एक आपका ये आ जाता है आर्टिकल 51A, जहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या है, प्रावधान है, याद रखना है। एक तो आपका आर्टिकल 45 है जो आपका किस में आता है, DPSP में, वहाँ पे भी जिक्र हो रखा है। एक आपका आर्टिकल 51A में ये आ गया आपका, और एक आता आपका आर्टिकल 21A, वहाँ पे भी जिक्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कितना हुआ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो ये बोल रहा है कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उनका कलेक्टिव प्रिविलेज मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी नहीं है। पहले लिखा फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड द प्रोसीडिंग्स, बिल्कुल सही है, ये तो करते ही भाई। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम ही क्या है आपका, डिबेट करना, और वो उसके लिए स्वतंत्र होने चाहिए, किसी भी मुद्दे पे वो बात रख सकते हैं, प्रोसीडिंग ले सकते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब ये तो आंसर नहीं बनेगा कि उसने बोला है नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज। दूसरे का राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है कि उनका काम होता है कि राइट उनका अधिकार है रेगुलेट करना इंटरनल मैटर्स को। इंटरनल मैटर मतलब अपने नहीं, जिस भी क्षेत्र विशेष से वो आते हैं या जिस भी राज्य का वो प्रतिनिधित्व करते, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, तो उसके मैटर्स को वो पार्लियामेंट में रखेंगे, बिल्कुल सही है। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एज विटनेस, नहीं अटेंडेंस के लिए उनका या विटनेसेस, अगर वो एज अ विटनेस आते हैं अटेंडेंस के टाइम पे, तो ये उनका क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं होते हैं वो। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक पार्टी के थ्रू जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि पार्टी क्या करती है, अगर जब भी वोटिंग का केस होती है तो क्या करती है, एक फरमान जारी, यार आपके बोलते हैं उसे, मैं भूल गया उस वर्ड को, पर क्या होता है कि वो पार्टी के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है ना, कि उन्हें क्या करना है भाई, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे पार्टी के पक्ष में वोट करना है, या बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में वोट करना है। तो ये यहाँ पे गलत है कि उन्हें फ्रीडम नहीं होती अटेंडेंस की। अच्छा नेक्स्ट लिखा टू द प्रिविलेज ऑफ द एक्सक्लूडिंग द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस, बिल्कुल सही है कि उन्हें ये प्रिविलेज होता है कि वो एक्सक्लूड कर सकते हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं। आपके स्ट्रेंजर्स मतलब ये नहीं होता कि चोर लुचक आ जाए, स्ट्रेंजर्स मतलब होता है जिनका उस पार्लियामेंट से संबंध नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, ये बिल्कुल सही, द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस। चलो तो पढ़ लेते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इनविजाग्ड 2 टाइप्स ऑफ द प्रिविलेज अंडर द आर्टिकल 105 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से, पहला लिखा हुआ है वन इज फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन द पार्लियामेंट, पहला आप क्या कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं पार्लियामेंट, एंड द राइट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, पहला तो सही हो जाता है आपका ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से ले रखा है, ज़्यादातर जो आपके क्या है, खासकर जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने ब्रिटिश से ले रखी है। आगे लिखा द मेन मोटिव ऑफ दीज प्रिविलेज इज टू अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। These rights are also given to those individuals who speak and participate in the committee of the parliament। याद रखना केवल जो आपके मेंबर है उनके लिए नहीं, जो आपके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बोल सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा आपका कौन होता है, जैसा आपका मान के चलिए आपका जो आई थिंक के वेणुगोपाल अभी कौन है आपके, तो ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल भी क्या कर सकता है, पार्ट ले सकता है पार्लियामेंट, हालांकि वो उसका मेंबर नहीं है। तो ये आपने याद रखना विच इंक्लूड द अटॉर्नी जनरल, ये देखो लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल आ सकते हैं एंड द यूनियन मिनिस्टर्स आ सकते हैं। द प्रेसिडेंट इवन इफ ही पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, याद रखना हालांकि वो पार्लियामेंट का कौन होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, पार्ट होता है, पर वो आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में क्या नहीं करता, वो पार्ट नहीं होता किसका, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का। देखो लिखा हुआ है द कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी क्या नहीं कर सकता, वहां पर आपका
व्यवधान पैदा नहीं कर सकता, ना ही आपकी कोर्ट कर सकती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन आइदर मेंबर ऑफ द आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस क्रिमिनल और सिविल कैन बी इनिशिएटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो लिखा हुआ नो पर्सन, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो आउटसाइडर हो, कैन बी अरेस्टेड एंड नो लीगल प्रोसेस क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कैन बी इनिशिएटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो भी होगा, जैसे लोकसभा में कौन होगा आपका स्पीकर होगा, या फिर राज्यसभा में कौन होगा आपका चेयरमैन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द नो कोर्ट हैज द राइट टू इन्वेस्टिगेट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस ऑफ एनी ऑफ इट्स कमिटीज। अब देखो लिखा हुआ है, कोर्ट को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसकी प्रोसीडिंग्स को, हाउस की या फिर पार्लियामेंट की या कमिटीज की। Parliament can exclude the guest from its proceedings and in some cases of the national interest it can also hold a secret meeting on any important matter। बिल्कुल है। Parliament can punish the member as well as the outsider for breach of its privilege or its contempt by the reprimand। मतलब अगर किसी भी तरीके से अवहेलना की जाती है पार्लियामेंट के दिशा निर्देशों की, तो वो दोनों को कर सकता है, बोल सकता है, पनिश कर सकता है। Admonitions and the imprisonment, also suspension and the expulsion in the case of the member। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स पार्लियामेंट आर एज फॉलो। देख लो, व्हेन द पार्लियामेंट इज इन द सेशन अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ प्रिविलेज्ड पर्सन मे रिफ्यूज टू अपीयर इन द कोर्ट और द प्रेजेंट एनी एविडेंस इन द कोर्ट। याद रखना कि अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, तो जो उसका मेंबर है या फिर जो व्यक्ति वहां पर है, तो वो रिफ्यूज कर सकता है कि अगर मान लो कोर्ट में किसी भी केस पे उसकी सुनवाई चल रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कांट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उस समय उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही 40 दिन पहले और ना ही 40 दिन बाद। मतलब सेशन से 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद, लगभग 80, और आप महीने भर लगा के चलो तो लगभग 110 दिन का उसको क्या मिल जाता है, एडवांटेज मिल जाता है। तो इस टाइम पे उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। हाउएवर दिस प्रिविलेज अवेलेबल इन द सिविल केसेस ओनली, नॉट इन द क्रिमिनल केसेस। हाँ, पर याद रखना ये कब होगा, जब वो सिविल केसेस में आएगा। अगर क्रिमिनल केसेस में आता है तब ये प्रक्रिया आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है। No member is liable to any proceedings in any given court for the anything said or any vote by him, her in the parliament or its committees। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which of the following statement is correct about the round table conference। तो पहले लिखा हुआ था इन जनवरी, 3 जान तो अब 3 हुई थी, एक 1930, 31 और 32 में। तो इन जनवरी 1931 इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव एटमोस्फेयर फॉर द टॉक्स द गवर्नमेंट लिफ्टेड द बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी एंड रिलीज इट्स लीडर। बिल्कुल सही है। 1931 वो एकमात्र आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें क्या होती है, कांग्रेस पार्ट लेती है, और उसी टाइम पे कांग्रेस क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लिफ्ट करती है बैन जो कांग्रेस पार्टी पे लगा रहता है, और उसके लीडर्स को भी क्या कर देती है, मुक्त करती है कहाँ से, आपका जेल से। तो ये आपका बिल्कुल सही है। इन जनवरी 1932 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड। देखो ये गलत कर दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो आपका 1920 में था, अभी तो पढ़ा। ये जो था ना, रिज्यूम्ड होता है जब गांधी जी की बातें नहीं मानी जाती, तो किसको रिज्यूम कर दिया जाता है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। ये आपने याद करना है। तो आंसर आपका कौन सा गलत हो जाता है, सेकंड वाला। तो आंसर आपका कौन बनेगा, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, आपने की पॉइंट ढूंढने, कभी कभी वो इनकरेक्ट लिख देगा, बात समझ में। यहाँ पे करेक्ट पूछा हो तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ द टॉकिंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बाय द कन्वीनिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। First round table conference was held in the November 1930 in the London and it was boycotted by the Congress। याद रखना आप लोगों ने। In January 1931 in order to create a conducive atmosphere to talk for the talks the government lifted the ban। अब क्या करना था, क्योंकि देखो भाई भारत का जो रिप्रेजेंटेशन था वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कर रही थी, वो कांग्रेस ही कर रही थी। अब मान लीजिए भारत के लिए कोई फैसले लिए जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी वही अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन आपका हटा दिया था, और कुछ जो आपके लीडर्स है उन्हें भी क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था। आगे लिखा हुआ ऑन 8 मार्च 1931 द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। आप याद रखना, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, 1931 8 ऑफ मार्च को। एज पर द पैक्ट, इसमें क्या लिखा हुआ था, महात्मा गांधी एग्री टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जो आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1930 में, ठीक है ना, जब बिल्कुल आपका क्या होता है, जब दांडी मार्च होता है, जब सॉल्ट सत्याग्रह होता है, उसके तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया जाता है। तो गांधी इरविन टॉक में ये होता है कि महात्मा गांधी वो क्या करते थे, एग्री हो जाते हैं कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे एंड पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बदले क्या था कि लिफ्ट करेगी बैन को, और जितने भी आपके प्रिजनर्स हैं उन्हें रिहा किया जाएगा जो नेशनल आपके किससे रिलेटेड, आईएनसी से रिलेटेड है। अच्छा आगे लिखा हुआ है ऑल्सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू, उन्होंने क्या किया, रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स परमिटेड। देखो रिलीज करना है किसको, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, परमिट द फ्री कलेक्शन और द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट पे क्या नहीं लगेगा, टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड
प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, आपकी जितनी भी क्या थी सत्याग्रह थे उनकी जितनी भी क्या थी प्रॉपर्टीज थी उनको क्या जो सील कर दिया गया था उसे हटाना है, उसमें बैन हटाना है। विड्रॉ ऑल द ऑर्डिनेंस इन द प्रोसिक्यूशन, जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए गए प्रोसिक्यूशन पास किए उन्हें सबको क्या करना होता है विड्रॉ करना था, किसके खिलाफ, जो भारतीयों के खिलाफ या आईएनसी के खिलाफ, जो आप मान सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आती है फिर आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपकी सेकंड स्टार्ट होती है सितंबर 1931 में, कॉन्फ्रेंस इन हेल्ड वहीं लंदन में होती है। महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न टू इंडिया, एग्री नहीं हो पाते। अब एग्रीमेंट नहीं हो पाता तो क्या था कि जो आपका बीच में छोड़ा था ना सिविल डिसोबीडियंस में उसे फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है बट रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड एज नो एग्रीमेंट कुड बी रीच्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वहां पे बात की जाती है भाई हमें नहीं बनना है डोमिनियन आपका, आपने पहले तो बेवकूफ़ बना दिया जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय आपने बोला कि डोमिनियन स्टेट देंगे डोमिनियन स्टेट देंगे। अब आप उस समय आप पलट गए, अब जब हम क्या कर रहे हैं सेल्फ गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं, फुल बोल सकते हैं आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तब आप हमें ये दे नहीं रहे। एंड ऑन द कम्युनल क्वेश्चन, और कम्युनल जो आपके नहीं थे कम्युनल अवार्ड चल रहे थे, मैकडोनल्ड हेनरी मैकडोनल्ड्स थे, आई थिंक हेनरी मैकडोनल्ड्स थे उस समय जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कम्युनल अवार्ड चल रहा था कि भाई जैसे आपको मुस्लिमों को मिला था आपका क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट, उसी तरीके से जो माइनॉरिटीज थी इंडिया में उन्हें भी दिया जाए, तो ये चल रहा था। इन जनवरी 1932 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड, आपका क्या होता है 1932 में फिर क्या कर दिया जाता है आपका रिज्यूम कर दिया जाता है। अब फिर होगा क्या, महात्मा गांधी जी को फिर से जेल में ठूस दिया जाएगा। तो लिखा होता गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू इट बाय अरेस्टिंग द महात्मा गांधी एंड द सरदार पटेल एंड बाय द रीइम्पोजिंग द बैन ऑन द कांग्रेस पार्टी, फिर से क्या लगा दिया जाता है बैन लगा दिया जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड आती है। The third round table conference came to an end in the 1932. The Congress one more did not take part in it. Nonetheless, in March 1933, the British government issued a white paper which became the basis for the enactment of the Government of India Act 1935. चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में आपका चला था भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी एंड द उषा मेहता आर द फीमेल लीडर्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही है। अरुणा आसफ अली होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान इन मुंबई, जहाँ पे आपकी यहीं पर आपका क्या था पहली जो आपकी क्या होती है आईएनसी की जो आपकी बोल सकते हैं सेशन चलता है 1885 में, वो यहीं पे हुआ था ग्वालियर टैंक के पास में। तो आंसर बन जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। तो पढ़ लेते हैं, तो लिखा हुआ था मेजर फीमेल लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट आर द अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, सही है। अरुणा आसफ अली इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी। अच्छा यहाँ रखना, हाँ ये जरूर आपने याद रखना है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है, अरुणा आसफ अली को बोला जाता है, जबकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, दोनों याद रख लेना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया इज द अरुणा आसफ अली of the independence movement because the hoisted the flag at the Gwalior tank Maidan in the Mumbai during the Quit India movement. Female leader like the Usha Mehta has helped set up the underground radio station. वहाँ पे क्या करी थी रेडियो स्टेशन बनाया हुआ था, उसके थ्रू वो क्या करी थी सारे जितने भारतीय थे उनमें क्या बोल सकते हैं एक तरीके का जो बोल सकते हैं आपका क्या था एनर्जी एंथुसिज्म जो था आपका वो भर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू। आगे लिखा क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन द 8th of August 1942, याद रखना ये डेट। आगे लिखा एवरी ईयर 8th of August इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन द अगस्त क्रांति दिन, ये भारत में मनाया जाता है। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, आप जानते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। एक्टेड अभी क्रिप्स मिशन में क्या था कि जो आपके कौन थे क्रिप्स थे वो आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करें साठ गांठ बैठाने दी किन के बीच में, अंग्रेजों के बीच में, आपके जो मुस्लिम लीग थी और आपकी जो हिंदू महासभा थी और जो आईएनसी थी, पर हो नहीं पाया। एक्टेड एज द इमीडिएट कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदू महासभा ऑफिशियली बॉयकॉट द मूवमेंट एट एन ओपन फ्रंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, कौन सा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था। देखो लिखा हुआ है कि हमारी कौन कौन सी मांगे थी, हम क्या चाहते थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू क्या क्या हो। तो लिखा हुआ है एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया, बिल्कुल सही था कि तुरंत के तुरंत ब्रिटिश रूल खत्म हो भारत में, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट बने, ये बिल्कुल सही है। सैंक्शनिंग अ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, बिल्कुल सही है, सिविल डिसोबीडिएंट रखा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हालांकि 1930 का था, पर एक जो आपका जो आपका क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें ये वर्ड जुड़ा हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे डिसओबे करेंगे हर रूल को, आज्ञा नहीं मानेंगे, कोई भी अगर फैसला लिया जाता गवर्नमेंट के थ्रू तो उसको नहीं मानेंगे, ये था, तो ये भी सही है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, नन ऑफ द अबव, सारे सही हैं आपके, ठीक है ना, गलत कोई भी नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है The failure of the Cripps mission resulted in the Quit India movement. Gandhiji gave the slogan "Do or die" in his speech. अगले the Quit India resolution stated the following resolution of the movement. पहला था an immediate end of the British rule over India, declaration of the commitment of the free India to defend itself against the all kind of the
imperialism and the fascism, formation of the provisional government of the India after the British withdrawal, sanctioning a civil disobedient movement against the British rule. Government servant, soldiers, peasants, student, princes, etc. all participated in this movement. The Congress was declared an unlawful association. किसके द्वारा बना दिया गया था? ये अंग्रेजों द्वारा की unlawful association है, लीगल नहीं है. Leader were arrested and its officers all over the country were raided and their funds were frozen. The first phase of the movement was peaceful with the demonstrations. दो phase में इसे चलाया गया था and procession. The peaceful protest was carried till the Mahatma Gandhi release. The second phase of the movement was violent and the raids and the setting fires at the post office, government buildings and the railway stations. Lord Lincoln adopted the policy of the violence. ये किसने अपनाई थी? वायलेंस की, मतलब हम क्या करेंगे, वायलेंस के थ्रू इस आंदोलन को क्या कर देंगे, दबा देंगे. लॉर्ड लिंकन को. उनके बाद ही आपके कौन आते हैं लास्ट में? आपके माउंट बेटन आते हैं लॉर्ड लिंकन को के बाद में. अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो लिखा हुआ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. नहीं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के तौर पर नहीं था. यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होता है कि आपका एज फिक्स कर दें कि भाई कि आपका जो मेंबर इतना, जैसे लोकसभा के लिए कितना है आपका 25 साल होनी चाहिए, विधानसभा के लिए 25 होनी चाहिए आपका. अगर बोल सकते हैं अगर आपके जैसे ये आपके पंचायत चुनाव होता है तो इनके लिए कितनी 21 है. आपका विधान परिषद हो गया या राज्यसभा के लिए कितनी 30 है. राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए. गवर्नर के 35 होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए. या फिर अगर आपने वोट देना है, केवल आप वोटर है, तो आपके 18 होनी चाहिए. तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज उस टाइम पे नहीं लिया गया था, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट लिखा हुआ है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. बिल्कुल सही है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये हक था कि वो चूज कर सकता था रिप्रेजेंटेटिव को अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में. तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड आपका सही है. क्रिटिसाइज भी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या होती है? क्रिटिसाइज भी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो चुने गए आपके लीडर थे वो इनडायरेक्टेड थे, डायरेक्ट नहीं थे. बात समझ में आई? तो पढ़ लेते हैं. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज. तो पहला आपका गलत हो जाता है. इन द विंटर 1945 to 46 प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड इन इंडिया. उस समय प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं. द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देन दैट केम इनटू बीइंग वाज डोमिनेटेड बाय द वन पार्टी, द कांग्रेस. उस समय डोमिनेट हो जाती है कि मतलब सबसे ज्यादा सीट जो जीत के आती है वो कौन रहती है? कांग्रेस ही रहती है. द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल सीट्स इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड द मुस्लिम लीग्स कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स. बट द लीग चूज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. उस समय क्या करती लीग, क्या करती थी? मुस्लिम लीग बॉयकॉट करने का फैसला लेती, मतलब उसका क्या करेगी? बहिष्कार किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का. pressing its demand for the Pakistan with the separate constitutions. The socialists too were initially unwilling to join, for they believed that Constituent Assembly was a creation of the British and therefore incapable of being the truly autonomous. In effect, therefore, the 82% of the members of the Constituent Assembly were also member of the Congress. याद रखना, लगभग 82% जो मेंबर थे Constituent Assembly के वो कहाँ से थे? कांग्रेस से थे. कांग्रेस however was not a party with the one voice. एक चीज़ याद रखनी, कांग्रेस ऐसा नहीं थे कि हर मतलब एक ही वॉइस थी, मतलब सब क्या एक ही बात को अंदर नहीं, वहाँ पे भी कहते हैं डिफरेंसेस थे. वो साफ देखने को मिलता है भाई. अगर आप संविधान वाली सीरीज देखना यूट्यूब में पड़ी हुई राज्यसभा की, राज्यसभा टीवी सब्सक्राइब कर लेना उससे, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ पे बहसबाजी भी होती है. तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस में एक ही सोच के लोग थे, अलग अलग सोच के लोग थे. और ये हमारी क्या थी, बोल सकते हैं संविधान निर्माण की एक बोल सकते हैं खूबसूरती थी कि अलग अलग जगह से लोग आए थे, अलग अलग बोल सकते हैं अपनी परेशानियाँ वहाँ पे उजागर करते हैं. ठीक है ना. तो लिखा इट्स मेंबर डिफर्ड इन देयर ओपिनियन ऑन द क्रिटिकल इशू. सम मेंबर्स वर इंस्पायर्ड बाय द सोशलिज्म. कुछ आपके सोशलिज्म कैसे थे, समाजवादी थे. तो कुछ लैंडलॉर्डिज्म थे, जो कुछ तो फैसले लेते हैं कि हाँ भाई जो जमीन है जो किन के पास, लैंडलॉर्ड्स के पास है, जो आपके कौन है जमींदार लोग हैं, उन्हें बांट देना चाहिए. तो सोशलिज्म भी था. पर कुछ आपके लैंडलॉर्डिज्म को करते थे, नहीं भाई लैंडलॉर्ड्स भी होने चाहिए आपके. सम वर क्लोज टू कम्युनल पार्टीज. कुछ आपके कम्युनल पार्टी के थे, कुछ आपके सेकुलर के थे. Though the National Movement Congress members had learned to debate their ideas in the public and negotiate their differences within the Constituent Assembly too, Congress members did not sit quietly. The discussions with the Constituent Assembly were also influenced by the opinions expressed by the people, public. उस समय लिया गया था. अच्छा नेक्स्ट चलते हैं. As the deliberation continued to the argument was reported in the newspaper and the proposal were publicly debated. मतलब इसका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स को न्यूज़पेपर पे डिस्कस किया जाता है और पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी अपने आप को रखा गया था उस टाइम पे, जितने भी हमारे कौन थे लीडर्स चुने गए थे. क्रिटिसिज्म एंड द काउंटर क्रिटिसिज्म इन द प्रेस इन द टर्न सेव द नेचर ऑफ द कंसेंसस दैट वाज अल्टीमेटली रीच्ड ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज. In order to create the sense of the collective participation, the public was also asked to send their views on the what needed to be done. Asked in the UPSC exam ये पूछा गया है.
मैनी ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वांटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग, कुछ चाहते थे जो आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी कि भाई उनकी मातृभाषा को बचाया जाए. रिलीजियस माइनॉरिटीज आस्क्ड फॉर द स्पेशल सेफगार्ड व्हाइल द दलित डिमांडेड एन एंड ऑफ द ऑल कास्ट ऑपरेशंस. वो चाहते थे कि कास्ट व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए. रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द गवर्नमेंट बॉडीज, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए. और इस मुद्दे को तो आप जानते हैं कौन उठाते हैं, तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर उठाते हैं, बाबा साहिब. Important issue of the culture rights and the social justice raised in these public discussion were debated on the floor of the assembly. आगे लिखा तो on the 13th December 1946, Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution in the Constituent Assembly. It was a momentous resolution that outlined the defining ideals of the Constitution of the independent India and the provided with the framework within the which the work of the Constitution making was to proceed. It proclaimed India to be an independent sovereign republic, granted its citizens justice, equality, and the freedom, and assured that the adequate safeguard shall be provided for the minorities, backward and the tribals areas, and the depressed and the other backward classes. After outlining these objectives, Nehru placed the Indian experiment in the broad historical perspectives. As he spoke, he said his mind went back to the historical effects in the past to produce some document of the rights. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया. ठीक है भाई. देयर वर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंस. नहीं नहीं, 4 थे ना, अरे 4 थे. बल्कि आपके प्रोविंसेस से कितने निकल के आते हैं, आई थिंक 93 निकल के आता है ना, जो आपके क्या रहते हैं, आपके जो बोल सकते हैं प्रिंसिपल स्टेट से. और बाकी आपके 292 आई थिंक सो आपके कहाँ से आते हैं, जो आपके प्रोविजन, जो आपके कौन सा रहता है प्रोविंशियल स्टेट रहता है 292, 93 और 4. हाँ, तो ये तो आपका गलत हो गया, यहाँ पे नो लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया. 4 रिप्रेजेंटेटिव थे भाई, कमिश्नर 4 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं चीफ कमिश्नर लेवल से. इट कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल्स पार्लियामेंट टू द इंडिया अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. बिल्कुल सही है, 1951-52 तक आपका यही चलता है. इंटरिम गवर्नमेंट आपकी फॉर्म रहती है. महात्मा गांधी एंड द एम.ए. जिन्ना वर नॉमिनेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. नहीं, ये दोनों नहीं हुए थे आपके नॉमिनेटेड. तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा केवल और केवल कौन सा आपका सही है, वो आपका सही है कौन सा, क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है, तो वो कौन सा आपका ओनली बी. चलिए पढ़ते हैं आगे. तो लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द कैबिनेट मिशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 9 December 1946. As to its composition, members were chosen by the indirect election. मैंने बताया था कि इंडायरेक्ट वे से चुने जाते हैं by the members of the provincial legislative assemblies. According to the scheme recommended by the cabinet mission, the arrangement was 292 members was elected through the provincial legislative assembly. मैंने बता दिया था 93 कहाँ से आए थे आपके इंडियन प्रिंसिपल स्टेट, और 4 आते हैं आपके कहाँ से, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से. अच्छा आगे लिखा हो तो टोटल मिला के 389 हो जाता है. हाउएवर एज द रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंटबेटन प्लान 3 जून जिसे बोला जाता है, या 3 जून प्लान बोला जाता है, या डिगीबर्ट प्लान भी बोला जाता है. 3 जून 1947 को आपका अलग हो जाता है. सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप फॉर द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सम प्रोविंसेस सीज टू बी द मेंबर ऑफ द असेंबली. एज द रिजल्ट मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वाज रिड्यूस टू 290, क्योंकि लगभग 90 के आसपास आपके मेंबर कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं. तो 389 से 90 हटा के 299, इनमें से 15 आपकी फीमेल्स भी रहती हैं, याद रखना 389 में से. अच्छा आगे लिखा हुआ है द मेंबर कौन कौन है. द प्रोमिनेंट वंस इंक्लूड द राजकुमारी अमृत कौर, ये हो गई आपकी. हंसा मेहता हो गई, दुराहा भाई देशमुख हो गई, दक्षायणी वेलियायुधन. It is the first meeting of the Constituent Assembly took place on the December 1946 at New Delhi with the Dr. Sajjanand being elected as the interim president of the assembly. ये लास्ट है आपके डॉक्टर सज्जानंद सिन्हा INC के. अच्छा हाइवर द ऑन मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, हाइवर ऑन द December 11, 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. और किसे बनाया जाता है तब आपका परमानेंट बनाया जाता है 1946 11 को दिसंबर को आपका राजेंद्र प्रसाद को. और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं आपका कौन, आपके S.A. मुखर्जी. अच्छा नाइदर जिन्ना नॉर महात्मा गांधी वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये आपने याद रखना है. अच्छा आगे लिखा हुआ है वर्क आर डन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इट एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप ऑन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. याद रखना भारत ने कॉमनवेल्थ जो गेम्स नहीं खेले जाते, तो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती है उन्हें ज्वाइन कब किया था, मई 1949. कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन्हें बोला जाता है जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया हो, या ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही हो, ब्रिटिश वहाँ पे क्या रहा होगा, उन्होंने वहाँ पे राज किया हो. इट अडॉप्टेड द नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये याद रखना 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को. जबकि आपका ड्राफ्ट कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1950 को. 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं. उसका रीज़न आप जानते हैं, रावी नदी के किनारे हमने क्या किया था, सेल्फ गवर्नेंस का क्या किया था, जब आपका लाहौर सेशन था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, हेड किया था.
तो उस समय हमने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हालांकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान दिवस, या सॉरी 26 नवंबर 1949 या 26 नवंबर को हम अपना क्या संविधान दिवस मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और पहले इलेक्शन कब होते हैं, 1951-52 में होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। अब एक चीज याद रखना, एक पेपर में मुझसे पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। ये 3.0 वर्जन है, कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में, ये भी आपने याद रखना है। क्या लिखा हुआ है, द कैंपेन इज एम टू रीच द दो चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव बीन मिस्ड आउट और बीइंग लेफ्ट आउट फॉर द रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही है। It is being conducted in the pre-identified districts, urban areas across the 29 states and the UTs in the countries। तो लगभग ठीक है आपका 29 राज्य। अब तो आपके 29 राज्य नहीं है, 28 राज्य है और 8 के आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो ये आपने याद रखना है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या होता है, सही हो जाता है। तो लिखा हुआ है द यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 कैंपेन ऑन द 19 फरवरी 2021। एक सेकंड रुकना है। जब आपका कौन बना था, तेलंगाना बना था, तब 29 आपके क्या थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जम्मू कश्मीर को राज्य की कैटेगरी से हटा दिया जाता है, 28 हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 बना दिया यूनियन टेरिटरी, तब 9 हो जाते हैं। फिर अभी तो कोई नया राज्य बना नहीं, तो 28 के 28 ही हैं। और दादरा नगर हवेली और जो आपका कौन था, दादरा नगर हवेली और दूसरा कौन सा था, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, उसको एक साथ कर देता था, 8 हो जाता। हाँ, 28 और 8 ही अभी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा यार, अगर ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा जाएगा तो नीचे वाला गलत हो जाता है, 28 और 8 हो जाएगा। या फिर चलो उस तरीके से वो बोल नहीं रहा, 29 स्टेट एंड यूटीज़ को कनेक्ट करके पढ़ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से चलते हैं। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है, क्योंकि ये 19 फरवरी 2021 की बात कर रहा है। This campaign is aimed to reach the those children and the pregnant women who have been missed out or been left out for ये तो बता दिया था। नेक्स्ट लिखा था, दिस इज एम टू एक्सलेट द फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन थ्रू द मिशन मोड इंटरवेंशन। इसमें क्या था कि बच्चों और महिलाओं को, जो आपकी क्या होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जब बच्चा आपका पैदा हो जाता है तो उसमें कुछ इम्यूनिटी के आपके क्या लगते हैं, टीके वगैरह लगते हैं, वो मैं आगे बता दूँ कौन कौन से लगते हैं। तो लिखा द फर्स्ट फेज ऑफ द हैज बीन रोल्ड आउट ऑफ 22 Feb 2021 टू 15 डेज के लिए चला था। द कैंपेन इज शेड्यूल्ड टू हैव द राउंड 2 राउंड्स ऑफ द इम्यूनाइजेशन लास्टिंग 15 days excluding the routine immunization the whole days. It is being conducted in the pre-identified 250 districts, urban areas across the 29 states duties in the country. ठीक है। Beneficiaries from the migration areas and the hard to reach areas will be targeted as they may have missed their vaccine dose during the COVID-19। ठीक है। As per the guidelines released for the IMI, जो आपका इंद्रधनुष, जो मिशन इंद्रधनुष है, 3.0, the districts have been classified to reflect the 313 low risk, 115 of the medium risk and 250 as the high risk districts. States have been asked for the follow the staggered approach to avoid the crowding at the sessions sites and the even plan break up the sessions if the staggered approach is not effective in the avoid crowding. IMI 3.0 campaign spearheaded by the Ministry of the Health and the Family Welfare will be implemented in the mission mode with the supported from the key departments as well as the strong networking of the partners and the civil society organization, youth groups and the community members. As per the data reported till the 1700 hours and on the 22nd February, nearly to 29,000 children and the 5,000 pregnant women were vaccinated. चलो आगे चलते, तो लगभग 5,000 महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाएं थी, और 29,000 बच्चों को ये आपकी क्या लगी है, वैक्सीनेट किया गया। अच्छा, कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, एक तो BCG लगती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस की टीबी के लिए, जिसमें आता है जैसे बोला जाता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एक लगती है DPT, एक साथ लगती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस की, याद रखना। तो डिप्थीरिया पर्टुसिस को बोलते हैं वोपिंग कफ, और टिटनेस को बोलते हैं ब्लैक डेथ, बोलते हैं नहीं टिटनेस आप जानते हैं ना, लॉक जो हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है आपका, जो ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एक आता है आपका OPV। अब OPV अलग नहीं है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो की होती है। इसके अलावा मिजल्स के लिए लगती है, खसरे के लिए लगती है, हेपेटाइटिस B का टीका लगता है आपका, किसके लगता है, टिटनेस टॉक्साइड के लिए लगता है, टिटनेस का टीका लगता है टिटनेस के लिए। और एक आता है JE वैक्सीनेशन लगता है, जिसे बोलते हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लगती है, ये ब्रेन फीवर होता है। और एक दो और जोड़ी गई है जिसमें आपको मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया के लिए आपका लगता है, तो ये आपने याद कर लेना है। पहले टिटनेस तक आपने याद करना है, पहले 7 होती थी ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, और फिर 9 और 10 और 11, अब टोटल कितनी होगी, 11 कर दी गई है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है एनास्टासिया इज द टर्म रिसेंटली न्यूज डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये आपका एक कार्गो शिप था,
तो याद कर सकते हैं, लिखा होता आफ्टर 15 मंथ आनंद फर्नांडिस द मुंबई सेलर्स रिटर्न होम, ही वाज द क्रू मेंबर ऑफ द कार्गो शिप एनास्टासिया विच वॉज स्टैंडर्ड एज द चाइनीज फूड ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो उसमें रोक दिया गया था इसे, ठीक है ना, पैंडेमिक के चलते। तो मिस्टर फर्नांडिस स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन द एनास्टासिया बिफोर द पैंडेमिक इन नवंबर 2019 एंड द शिप traveled to the US, Netherlands, South Africa, and the India and China and the Australia. However, the second trip to China resulted in the ship being stranded in the Chinese water as the pandemic scare prevented unloading of the Australian coals. China also had new regulation on the imports. After the successful negotiations with the Chinese officials, the ship was then taken to the Japan from where the crew flew to the Dubai and then it to the respective cities of the residents. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बाय विच एक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज कन्वर्टेड इनटू द ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो ये और कोई नहीं है आपका, कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आपका आया था 1919 का, उसके थ्रू आपका जुड़ता है। तो लिखा हुआ है कि इट वाज पास टू एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, इसमें क्या था कि एक्सपेंड करना था पार्टिसिपेशन को, किसके, इंडियंस के। आगे लिखा होता है एक्ट एम्बॉयडर्ड द रिफॉर्म्स रिकमेंडेड इन द रिपोर्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेग्यू, उस समय आपके सेक्रेटरी थे, और वाइस रहे थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। द एक्ट कवर्ड द 10 ईयर्स, ये 1919 से 1929 के लिए बनाया गया था। Government of India Act 1919 was passed by the British Parliament to further expand the participation of India in the Government of India. Since the Act embodied the reforms as the, तो इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों सेक्रेटरी आपके कौन थे, वाइस रहे थे, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ द एक्ट वॉज द एंड ऑफ द बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, ठीक है ना। बेनिवोलेंट बोला जाता है परोपकारी को बोला जाता है, डेस्पोटिज्म बोला जाता है निरंकुशता को। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात करें, पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द अगस्त 1935। आज भी जो सबसे ज़्यादा आपके प्रावधान जो ले रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 1935 एक्ट के थ्रू आते हैं। It was the longest act enacted by the British Parliament at that time. The Indian Independence Act 1947 passed in the 1947. The act created two new independent dominions, India and Pakistan. Pakistan was split into the Pakistan and East Pakistan, which is now Bangladesh. The Bengal and the Punjab provinces were partitioned between the two new countries. The Government of India Act 1861, जो आपका था, was an act to make the better provisions for the Constitution of the Council of the Governor General of India, for the local government and the several presidencies. And the provinces of the India and for the temporary government of India in the event of the vacancy of the office of the Governor General. सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी साइमन कमीशन के बाद, विच वाज अटेम्प्टेड बाय द इंडियन टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें क्या था कि बाप बेटे सामने आमने सामने आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन, आपके पंडित कौन, आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, आमने सामने आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमें सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, बोल सकते हैं आपका क्या, आपका स्वशासन चाहिए, पूर्ण स्वशासन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जबकि वो डोमिनेंट स्टेट्स की बात कर रहे होते हैं। तो इट वाज ड्राफ्टेड जॉइंटली बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो ये गलत हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू रहते हैं पर उनके पिता रहते हैं आपके मोतीलाल नेहरू, वो चेयरमैन रहते हैं या आपके सेक्रेटरी रहते हैं। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, हालांकि सुभाष चंद्र बोस मेंबर जरूर रहते हैं इसके। द रिपोर्ट डिमांडेड द डोमिनेंट स्टेटस ऑफ द इंडिया, बिल्कुल सही है, जिसका विरोध किया जाता है। इसी के अंदर एक कमेटी फॉर्म की जाती है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जो आपके नौजवान नेता रहते हैं इसके अंदर। द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, बिल्कुल सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा सेकंड एंड थर्ड, ये आपका बन जाएगा। तो लिखा हुआ है द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड और ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी ऑफ द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय द मोतीलाल नेहरू विद हिज सन जवाहरलाल नेहरू एक्टिंग एज द सेक्रेटरी। There was 9 other members on the committee. The final report was signed by the Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Ali Imam, Tej Bahadur Shapru, Madhav Srihari Ane, Mangal Singh, Sohaib Qureshi, Subhash Chandra Bose and the G.R. Pradhan. ठीक है, नेक्स्ट लिखो द रिपोर्ट डिमांडेड फॉर द डोमिनेंट स्टेटस, बिल्कुल सही है। आगे लिखो द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ये भी सही है। लॉर्ड बकिनहेड जो उस समय रहते हैं, द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन, हैड constantly harp on the inability of the Indian to formulate the concrete scheme of the constitutional reform that had the support of the wide section of the Indian political opinions. These challenges too were taken up and the meeting of the all parties conference were held in the February, May and the August 1928 to finalize the scheme that popularly came to known as the Nehru Report after the Motilal Nehru, its principal author. Nehru Report demanded the dominant states as the form of the government of India. It rejected the principle of the separate communal electorate on the which previous constitutional reforms had been based. चाहे आपका जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, चाहे आपका पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थे, उसमें कम्युनल आपके
इलेक्टोरेट्स लाए जाते हैं। सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम एट द सेंटर एंड द प्रोविजन इन विच दे वर इन माइनॉरिटी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम के रिजर्व करो सीट, पर माइनॉरिटी में करो जहाँ पर वो माइनॉरिटी में, बट नॉट ऑन दोज वेर दे हैड अ न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, पर जहाँ पर वो मेजॉरिटी में वहाँ पे तो मत करो बोल के। द रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंड द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सबसे पहले जो बात आती है रिपोर्ट में वो ये भी निकल के आती है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आपके क्या थी, वोट देने के अधिकार की जो एक थी समय सीमा, जो बोल सकते हैं एज थी, वो 21 साल थी। ये आपने याद रखना है, 21 साल थी पहले, बाद में जाके 18 साल कर दी जाती है 61st अमेंडमेंट 1988 के थ्रू, आई थिंक सो। हाँ, अच्छा, इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, फ्रीडम ऑफ द फॉर्म्स यूनियंस एंड, अच्छा यहाँ पे वुमेन्स राइट्स की बात की जाती है, एंड द डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस इन द एनी फॉर्म्स। चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, consider the following statement regarding the National Urban Digital Mission (NUDM). The National Urban Digital Mission (NUDM) has been launched in the Ministry of the Housing and the Urban Affairs along with the Minister of the Electronics and the Information Technology। ये बिल्कुल सही है। It will institutionalize the citizen-centric and the ecosystem-driven approach in the urban governance and the service delivery in the 2022 cities by the 2022 and across the all cities of the town in India by the 2024। आई थिंक ये सही है, दोनों सही है। अच्छा, एक काम करूंगा मैं, जो आपका अभी मुझे थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऐसे आपके हरदीप सिंह पुरी है ये भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बदले जा चुके हैं। तो इन दोनों को मैं किस में लिख दूंगा, इन दोनों को मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा अभी, ठीक है ना। ये चेक कर लेना, आंसर वैसे दोनों हो जाएंगे आपके, दोनों सही है, एनयूडीएम से, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन से रिलेटेड। तो ये तो पढ़ना क्या है, यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, ये तो पढ़ लिया और ये भी पढ़ चुका हूँ। यहाँ पढ़ लेता हूँ, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन विल क्रिएट अ शेयर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द अर्बन इंडिया वर्किंग अक्रॉस द 3 पिलर्स ऑफ द पीपल प्रोसेस एंड द प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द होलिस्टिक सपोर्ट ऑफ द cities and the towns। नेक्स्ट लिखा, NUDM has articulated a set of the governing principle and the inherits the technology design principle of the National Urban Innovation Stack, whose strategy and approaches was released by the MOHUA in the मतलब Housing and Urban Affairs in the February 2019। The principle in turns give the standard specification and the certification across the 3 pillars of the people, process and the platform। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेना। उससे होगा क्या कि जितने वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा मैं लिंक फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, तो अगर आप फेसबुक पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।